हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और आग मेरे सीने में ना सही, इस बार आपके सीने में ही सही, लगी हो सिलेक्शन की आग तो बस ये आग लगनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के, बिना किसी भूमिका के बस जुट जाइए। और इस बार मैंने आपको एक नारा दिया है कि होमगार्ड हमारा है, कांस्टेबल और एसआई में बंटवारा है। पूरे दिल और पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ आज की क्लास सॉल्व करेंगे। सवाल आपके सामने है और आज की क्लास का पहला सवाल आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर बताने की पूरी कोशिश करिएगा। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में न्यायपालिका से जुड़े हुए सारे जज जो हैं वो तो ये काम करते ही करते हैं, साथ में साथियों एक ऐसा भी पद है जो न्यायपालिका के समान अधिकार रखता है, और वो है हमारे भारत का महान न्यायवादी। ध्यान रखना कौन होता है महान न्यायवादी, जिसको हम सभी लोग अटॉर्नी जनरल आप सभी लोग कहते हैं। इसका भारतीय संविधान के आर्टिकल साथियों 76 में उल्लेख किया गया है। इसके बारे में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनको आप शॉर्ट में लिखिएगा। साथियों आप जानते हैं इसको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो है वो इसकी साथियों नियुक्ति करता है, और नियुक्ति के साथ साथ इसे शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। साथियों ध्यान रखना, अगर कोई पूछे बताइए वर्तमान हमारे भारत में कौन है इस समय के, साथियों ध्यान रखना अटॉर्नी जनरल या महान न्यायवादी, तो वर्तमान में आप सभी लोगों को आर वेंकट रमणी याद रखने हैं। आर वेंकट रमणी जो है वो मेरे दोस्त अभी वर्तमान में है। ये आर वेंकट रमणी 2022 से साथियों अपने पद पर हैं, और आप सभी को याद रखना है ये हमारे भारत में 16वें साथियों महान न्यायवादी होते हैं। भारत सरकार का पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट में रखना होता है तो यही साथियों इसका पक्ष रखने के लिए भी जाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, बताइए 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, इनमें से कहां पर? आप सभी लोग जानते हैं ये जो अभिनव भारत संगठन है ये हमारे भारत में वीर सावरकर ने साथियों एक तरीके से स्थापित किया था। तो वीर सावरकर जो हैं वो साथियों इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। वीर सावरकर ऐसे उन महापुरुषों में से हैं जिनको साथियों 2 जन्मों की काला पानी की सजा मिली थी। कितने जन्मों की? तो 2 जन्मों के काला पानी की ध्यान रखना सजा, 2 जन्मों के काला पानी की साथियों ध्यान रखना इनको सजा दी गई थी। हमारे यहाँ वीडी सावरकर जो हैं इन्होंने एक और संगठन बनाया था। साथियों ये जो वीडी सावरकर हैं ये महाराष्ट्र के साथियों क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। याद रखना, तो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन से एक तरीके से जुड़े थे। वीडी सावरकर ने इससे पहले एक संगठन साथियों मित्र मेला करके बनाया था, और मित्र मेला संगठन जो है ये 1899 में महाराष्ट्र में ही साथियों बनाया गया था। ध्यान रखना, और इसके भी संस्थापक वीडी सावरकर यानी वीडी सावरकर का मतलब वासुदेव साथियों ध्यान रखना, वीर सावरकर जो वीडी सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर जो हैं वो आपको याद रखने हैं, तो सावरकर ही थे। ध्यान रखना, इनके साथ गणेश वासुदेव सावरकर भी थे जो कि साथियों इन्हीं के भाई थे। अगला सवाल देखिए, फटाक से आप सभी लोगों को बताना है जल्दी। चलो आ जाओ जल्दी से। भारत के संविधान में साथियों ध्यान रखना उद्देशिका का विचार इनमें से कहां से लिया गया है? आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में 60 से अधिक देशों से साथियों कोई ना कोई तत्व लिया गया है। 60 से अधिक देश जो हैं उनसे हमने साथियों ध्यान रखना 60 प्लस देशों से हमने कुछ ना कुछ साथियों ध्यान रखना एक तरीके से लिया है। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान को बहुत सारे लोग उधार का थैला भी बोलते हैं, लेकिन ये याद रखना इसको 3 वाचनों से गुजारा गया है। अब आपसे कह रहा है हमारे भारत में उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब वही हमारी एक तरीके से प्रीएम्बल, जिसको हम सभी लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ भारत में प्रस्तावना जो है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना जो है वो संविधान में यूएस
यूएसए से साथियों ली गई है। अब आपसे पूछेगा बताइए इस यूएसए से और क्या क्या लिया गया है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, हमारे भारत में उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है, यहीं से मौलिक अधिकार जो है वो आपको मिलेंगे, ध्यान रखना यहीं से हमने लिए हैं, यहीं से न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक साथियों एक तरीके से पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है वो भी हमने ली है। ध्यान रखना, न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो हमने यहीं से लिया है। पुनरावलोकन जो है वो आप सभी लोग याद रखना, पुनरावलोकन जो है वो भी हमने यहीं से लिया है। तो ये सारे प्रावधान हमने यहीं से ग्रहण किए हैं। फ्रांस से हमने गणतंत्र शासन प्रणाली ली है। जब भी आपसे पूछे बताइए गणतंत्र शासन प्रणाली, तो हमने फ्रांस से ही ली है। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है। आप सभी लोगों को याद होगा हमने संघीय व्यवस्था कहां से ली है, कनाडा से। अगला सवाल देखिए, बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान साथियों आप सभी लोगों को पता है, उसमें दो ऐसे अनुच्छेद है, आर्टिकल साथियों ध्यान रखना 20 और आर्टिकल 21। इनको किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 20 जो है उसमें 3 क्लॉज अलग अलग दिए गए हैं, जैसे उस समय लागू कानून जो होगा उसी के आधार पर साथियों क्या किया जाएगा मेरे दोस्त, एक तरीके से न्याय किया जाएगा, नया कानून नहीं बनाया जाएगा कि नया न्याय करने के लिए। दूसरा साथियों ध्यान रखना, किसी भी अपराधी को उसके ही विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना, विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अनुच्छेद 21 जो है इसमें कहा गया है कि यह शिक्षा का अधिकार है, और सॉरी माफी चाहता हूं, प्राण एवं शैक्षिक साथियों ध्यान रखना दोनों इसमें आ जाते हैं। तो पहले तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आप लिखेंगे, ध्यान रखना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें आगे चल करके हमने 21A जो है वो जोड़ा है, जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 21 जो है उसमें ही शिक्षा का अधिकार भी साथियों एक तरीके से ऐड हुआ है। तो यहां पर आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों ही याद हो जाएंगे, नोट कर लेना। अगला सवाल देखिए फटाक से, आपको क्वेश्चन नंबर 5, बताइए सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। मतलब कुल मिलाकर के हमारे यहां जो सीबीआई है, याद रखना सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो ब्रांच है जिसको हम सभी लोग सीआईबी कहते हैं, यहां पर आप सभी लोगों को देख रहे होंगे साथियों, ये किस मामले में ऐसा कौन सा घोटाला हुआ था जिसमें चुपचाप रही थी। तो हमारे यहां साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है 2004 से लेकर 2009 के बीच में एक कोयला घोटाला हुआ था। इस कोयला घोटाले में साथियों ध्यान रखना एक तरीके से घोटाला भी हुआ, घोटाले की फाइलें जो हैं वो भी साथियों एक तरीके से गायब कर दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था उस समय का, जो कि साथियों आप सभी लोगों को याद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में साथियों आप सभी लोगों को एक तरीके से मिल जाएंगे। ये आर्टिकल 51A में आपको मिल जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं इनको हमने साथियों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड कराया था। तो ये आप सभी लोग याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसके साथियों ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह समिति जो है उसी की सिफारिश पर ध्यान रखना हमने इनको क्या किया था मेरे दोस्त, ऐड किया था। सिफारिश पर क्या किया था, ऐड किया था, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई कहे बताइए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 52 जो है इसका संबंध राष्ट्रपति से है। भारत में राष्ट्रपति साथियों अनुच्छेद 52 में आता है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के द्वारा जो पावर दिखाई गई है वो कार्यपालिका की शक्तियों में है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में साथियों आप सभी लोगों को याद होगा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। तो ये दोनों प्रावधान इसमें आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह जिसको हम सभी लोग साथियों SHG कहते हैं बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बताइए कौन स्वयं सहायता समूह को पैसा नहीं देता है। जल्दी से बताइए, नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, आरबीआई या सहकारिता बैंक। हमारे भारत में जो नाबार्ड है वो दो ही क्षेत्रों में पैसा इन्वेस्ट करता है। जब आप नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि यह संस्था 12 जुलाई को साथियों 1982 में स्थापित की गई थी 1982 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में बनाया गया है। ध्यान रखना इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है, और सबसे बड़ी चीज इसका क्षेत्रीय हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में भी है, लखनऊ में। आप सभी लोग याद रखना
ये संस्था जो है वो कृषि के क्षेत्र में ऋण देती है और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों को साथियों एक तरीके से ऋण देती है। तो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में ऋण देती है, इसका मतलब जो हमारे यहाँ स्वयं सहायता है उनको साथियों नाबार्ड के द्वारा सपोर्ट एक तरीके से नहीं मिलता है। सीधे सीधे उत्तर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, बताइए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम इनमें से कब पारित किया गया था। अच्छा, असंगठित क्षेत्र के मजदूर कौन होते हैं? तो सर जो दिहाड़ी बेस काम करते हैं, ध्यान रखना, दिहाड़ी बेस जो काम करते हैं, जैसे आज मान लीजिए आपको एक दिन का रोजगार मिल गया 500 रुपए, और मतलब 500 रुपए की दिहाड़ी मिल गई, इनके लिए साथियों असंगठित क्षेत्र के होते हैं। तो इनके लिए साथियों सुरक्षा को ध्यान में रख करके सरकार ने साथियों ध्यान रखना एक तरीके से 2008 में आप सभी को याद रखना है असंगठित श्रमिक सुरक्षा अधिनियम जो है वो पारित किया था। इस समय साथियों हमारे देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और आप सभी लोगों को याद होगा प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी साथियों देश के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के समय 1991 में जब ये वित्त मंत्री थे तो आपको याद होगा नई आर्थिक नीतियां यानी एलपीजी जो है उनको लागू किया गया था। एलपीजी जो है नई आर्थिक नीतियां लागू की गई थी जब ये वित्त मंत्री थे, ध्यान रखना। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अब आप सभी को याद रखना है हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था जो है इसके साथ ध्यान रखना प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र कहे जाते हैं। इनमें प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है। कृषि में साथियों ध्यान रखना पशुपालन भी आता है, क्योंकि पशुपालन पशुओं का जो एक तरीके से आहार है वो तो खेती से ही मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि को कहते हैं। कृषि जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खाद्यान्न का एक तरीके से क्या है, स्रोत है, और साथ में कच्चे माल का भी एक तरीके से आप सभी लोगों को याद रखना है स्रोत है। हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का दूसरा जो क्षेत्र है जिसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, इसको आप सभी लोग निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र के नाम से इसको हम सभी लोग एक तरीके से रीड करते हैं। तीसरा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का साथियों ध्यान रखना तीसरा क्षेत्र है जो जीडीपी में साथियों सर्वाधिक योगदान भी देता है। तो ये आप याद रखना, हमारे यहाँ पूछेगा बताइए जीडीपी में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है, तो तीसरा क्षेत्र ही देता है। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमी जो है इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो कौन सा प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था जो है ये अमेरिका अर्थात यूएसए का लक्षण है, यानी अमेरिका का साथियों लक्षण है। आप सभी लोग याद रखना अमेरिका एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से चलता है और उस देश में ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है जिससे कि साथियों ध्यान रखना अमेरिका पूंजीवादी देशों में आता है। यहां पर इकोनॉमी का सब कुछ साथियों ध्यान रखना पैसा होता है। निजी क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से रन कराता है, मतलब निजी क्षेत्र ही, प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ होता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था ये साथियों वैसे कॉन्सेप्ट रूस का है जिसने साथियों साम्यवादी एक तरीके से अर्थव्यवस्था की आधारशिला जो है वो रखी है। आप सभी लोग जानते हैं यहां पर सारे काम जो है वो सरकार देखती है, यानी यहां पर सरकार जो है वो सब कुछ देखती है। अब आप देखो एक तरफ सारा काम सरकार, एक तरफ सारा काम निजी क्षेत्र, अगर इन दोनों का मिश्रण मिल जाए तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था मिल जाएगी। ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये साथियों जॉन मेनार्ड कीन्स की अवधारणा है। जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि जहां पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र दोनों एक साथ आ जाएं, सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ आ जाएं, ध्यान रखना उसमें अर्थव्यवस्था जो है वो रन कर जाती है। और ये व्यवस्था आप सभी लोगों को याद रखनी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है जिसे पीसी महालनोबिस के रिकमेंडेशन पर हमने एक तरीके से एक्सेप्ट किया था। निम्नलिखित में से कहां पर सदाबहार वन जो है वो एक तरीके से पाए जाते हैं? हमारे भारत का जो पश्चिमी घाट है वो वैसे भी साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है, ये जो पश्चिमी घाट है ये साथियों एक तरीके से क्या है भाई सब भरा पूरा है। मतलब कुल मिलाकर के ध्यान रखना यहां पर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी जो है वो खूब है। कुल मिलाकर ये कह लो कि सबसे सुंदर वन, सबसे अच्छी साथियों याद रखना प्राकृतिक विशेषताएं आपको पश्चिमी घाट में मिलेंगी देखने को। तो कुल मिलाकर पश्चिमी घाट जो है ये साथियों बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में बहुत भयंकर एक तरीके से अच्छा क्षेत्र माना जाता है। नागपुर का क्षेत्र पठार है, मालवा का पठार है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल बताइए भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत
सबसे ज्यादा भूमि आती है। वैसे आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल के मामले में साथियों राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में राजस्थान जो है वो क्या है, नंबर 1 है। ध्यान रखना नंबर 1 है। और आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान की ये नंबर 1 है क्षेत्रफल में, लेकिन भूमि इतनी अच्छी कृषि में नहीं है। आप सभी ने पढ़ा होगा कृषि योग्य सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो कृषि योग्य सर्वाधिक भूमि जो है, सर्वाधिक भूमि जो है वो हमारे भारत के यूपी राज्य में है। ध्यान रखना यूपी में है। अब ये जो कृषि योग्य भूमि होती है इसमें सबसे ज्यादा गन्ने की खेती भी हमारे यूपी के लोग ही करते हैं और सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन भी यूपी में ही होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे यूपी में क्या होता है, तो यूपी में सर्वाधिक साथियों ध्यान रखना गन्ना उत्पादन होता है। यूपी में सर्वाधिक साथियों गन्ना उत्पादन जो है वो मेरे दोस्त होता है, ध्यान रखना सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। अब आप एक बात और याद रखना, अभी तक साथियों हम चीनी उत्पादन में पीछे थे, लेकिन चीनी उत्पादन में भी अब साथियों ध्यान रखना यूपी नंबर 1 हो गया। तो यूपी जो है वो नंबर 1 हो गया है, इसको आप याद रखना। हम साथियों गन्ना जो होता है इसके लिए जैसे अपने खाद्यान्न की फसलों के लिए एमएसपी घोषित कराते हैं, वैसे ही गन्ना के लिए एफआरपी फेयर एंड रिमुलेटिव प्राइस जो है, एफआरपी जो है ये घोषित किया जाता है। एफआरपी से कम दाम पर, एफआरपी जो होता है साथियों इससे कम दाम पर गन्ना नहीं बेचा जाएगा, ये सरकार का एक रूल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, अर्थात इसका निर्माण साथियों ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी द्वीप का मतलब क्या है, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर बस इतना सा समझ लो, उद्गार से साथियों ध्यान रखना इसका निर्माण हुआ है। आप सभी लोग याद रखना 2005 में अंतिम बार साथियों ध्यान रखना हमारे भारत में इससे साथियों क्या देखा गया था, उद्गार देखा गया था। तो 2005 में साथियों ध्यान रखना अंतिम बार, लास्ट बार साथियों ध्यान रखना उद्गार जो है वो एक तरीके से अंतिम बार साथियों उद्गार जो है वो देखा गया था, उद्गार। और ये हमारे भारत के बैरन द्वीप को साथियों कहते हैं। ज्वालामुखी द्वीप के नाम से बैरन द्वीप जो है वो भारत में हमारे फेमस है। अगला सवाल देखिए, बताइए निम्नलिखित बांधों में कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है। आपने सुना होगा केन, बेतवा, ये सब यमुना की सहायक नदियों में आती हैं। हमने ऐसे बनाया, आप सभी लोगों को हमने सिखाया भी था। जो बेतवा बांध है आप सभी लोग नोट करके डाल लीजिएगा। सबसे पहले सवाल पूछेगा, बताइए ये कहां पर पड़ता है। तो ये बेतवा बांध जो है ये यूपी के ललितपुर के साइड में एक तरीके से पड़ता है। ललितपुर मतलब झांसी के पास में। अब बेतवा नदी आपको ये कंफर्म हो गया ललितपुर झांसी के पास है। यहां पर साथियों राजघाट बांध जो है उसको एक तरीके से बनाया गया है, आप ध्यान रखना। रिहंद बांध आपसे पूछेगा तो ये रिहंद नदी पर ही बनाया गया है, रिहंद नदी पर ही साथियों ध्यान रखना बनाया गया है। लवकुश बैराज जो है ये शारदा नहर पर बनाया गया है, तो इसको आप अलग से नोट करके डाल लीजिए। ये शारदा नहर पर एक तरीके से बना है, और जो शारदा बैराज है वो भी साथियों ध्यान रखना शारदा नहर पर ही बनाया गया है। तो ये दोनों ही आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्लियर करना। अगला सवाल बताइए, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। साथियों दक्षिण की गंगा, इसका मतलब गंगा जैसे उसके गुण होंगे। तो गंगा के जैसे गुण होंगे, सबसे पहला गंगा का गुण, गंगा उत्तर भारत की सबसे लंबी नदियों में आती है। तो आप जानते हैं दक्षिण भारत में गोदावरी जो है वो सबसे लंबी नदी है, जिसको 1465 किलोमीटर की सबसे लंबी नदी कहते हैं, सबसे लंबी नदी कहते हैं, लंबी नदी। कुल मिलाकर ये 1465 किलोमीटर की साथियों ध्यान रखना डिस्टेंस को कवर करती है। आप सभी लोग जानते हैं इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। उत्तर भारत में गंगा के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है। दक्षिण भारत में भी आप जानते हैं गोदावरी के किनारे नासिक में साथियों ध्यान रखना कुंभ का आयोजन होता है, ये भी आपको याद रहेगा। ये जो गोदावरी नदी है इसका साथियों जल संग्रहण जो है वो भी साथियों सर्वाधिक है, आप ध्यान रखना, ये भी इसका नंबर 1 पे है। तो इस वजह से साथियों इसको आप याद रखेंगे। गोदावरी जो है इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो उद्गम अगर आपसे कोई पूछे तो आप याद रखना महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां पड़ती हैं, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, वहीं से साथियों ध्यान रखना इनका उद्गम होता है। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। अगर मुहाना पूछे इसका कि कहां पर जाकर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में साथियों ध्यान रखना वो एक तरीके से गिर जाती है। एक बच्चा कह रहा है कि बताइए सर इसका उत्तर गंगा का साथियों कावेरी भी हो सकता है, लेकिन गोदावरी जब ना हो। याद रखना कावेरी जो है इसका जो जल है ये वर्ष भर रहता है, इसीलिए इसको दक्षिण की सदानीरा भी कह देते हैं। तो दक्षिण की सदानीरा किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं कावेरी को। कावेरी नदी जो है इसको भी साथियों ध्यान रखना दक्षिण की गंगा कहेंगे, लेकिन तब कहेंगे जब गोदावरी ना हो। लगा सकते हो, मैंने कब कहा, जब ये ना हो ऑप्शन में, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपने इसको पढ़ा जरूर होगा। अगला सवाल देखिए, बताइए राष्ट्रीय मतदाता
दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में 25 जनवरी को 1950 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना हुई थी। कुल मिलाकर अगर ये आपको याद है कि निर्वाचन, साथियों ध्यान रखना, आयोग जो है वो स्थापित हुआ था, ध्यान रखना आयोग, अगर आपको उसकी स्थापना के बारे में कंफर्म है तो आप इसका उत्तर लगा लेंगे। 25 जनवरी को हम सभी लोग साथियों इसी की याद में, ध्यान रखना इस दिन को कोई भूले ना, इसकी याद में साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो साथियों प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस दिन जनता के बीच में जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि चलाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपसे कोई पूछे हमारे यहाँ का बताइए पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था, पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था, निर्वाचन आयुक्त कौन था, आयुक्त, तो आप सभी लोग जरा बताइए कौन थे, जल्दी से फटाक। दूसरा साथियों, वर्तमान में हमारे भारत में आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानेश कुमार जो है वो एक तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आपने एक सवाल और नोट कर लेना है, 1989 से ये जो आप पढ़ रहे हैं निर्वाचन आयोग, ये 1+3 यानी 1+2 यानी 3 सदस्यीय हो चुका है। पहला कौन था गुरुजी? याद आया, सुकुमार सेन, आपने पढ़ा होगा, तो सुकुमार सेन को नोट किया था? नहीं किया था, अब कर लेना। अगला सवाल करने से पहले आपको मैं बता दूं, आप में से जो भी बच्चा होमगार्ड की तैयारी करना चाह रहा हो उसके लिए मेरा एक नारा है कि होमगार्ड हमारा है और कांस्टेबल और एसआई में बंटवारा है। ध्यान रखना, जुड़ने का अंतिम मौका हमारे इस अंतिम प्रयास बैच से आज का ही है, जिसमें आप सभी लोगों को 14 दिसंबर ऑफर की आखिरी डेट दिख रही होगी। इसमें आपको फ्लो चार्ट वाली किताबें जो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी, कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक क्लासेज हैं, 6-7 घंटे रेगुलर क्लास है। आप सभी लोगों को वो सारी चीजें जो होमगार्ड बनाएंगी उनकी रिक्वायरमेंट को ये पूरी करती है। मात्र 99 रुपए में बैच है। ये हमारा कॉलिंग नंबर, नीचे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। मैंने आपको एक बात जरूर बताई है, वो बात दिमाग में रखिएगा कि होमगार्ड हमारा है, कांस्टेबल और एसआई में इस बार बंटवारा है। बताइए एशिया की धुरी, ये विदेश नीति किसकी कही जाती है? आप सभी लोग ध्यान रखना, जैसे मानिए ये आपका एशिया है, पूरा का पूरा एशिया है, और इसकी साथियों ध्यान रखना धुरी, ध्यान रखना धुरी, धुरी का मतलब होता है जो गोल पिलर होते हैं। ये बताइए किसकी मानी जाती है? तो ये वाली भाई साहब ध्यान रखना अमेरिका वालों ने बना रखी है। अमेरिका वाले करते क्या हैं, एशिया के किसी ऐसे देश का चुनाव करते हैं जो बहुत पिछड़ा होता है, जैसे लाइक उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान को ये फंड वंड देते हैं, लेकिन धीरे धीरे साथियों ध्यान रखना इस देश की पूरी स्थिति को डमाडोल कर देते हैं। कुछ समय पहले अफगानिस्तान में ऐसा ही था, लेकिन साथियों ध्यान रखना ये विदेश नीति एक तरीके से बफर जोन के रूप में की जाती है, जिसमें अमेरिका को तो फायदा होता है, लेकिन जिस देश में की जाती है उसका भाई साहब बेड़ा गर्क हो जाता है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से तना है? सलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद? देखो इसमें से दी गए हल्दी, अदरक, प्याज, ये सभी के सभी आपको हमने पढ़ाए भी हैं। हल्दी, अदरक, ध्यान रखना, इसके साथ साथ प्याज, ये सभी के सभी किसी ना किसी रूप में साथियों ध्यान रखना देखने में ऐसे लगेंगे कि ये तने नहीं है, लेकिन वास्तव में साथियों याद रखना ये क्या है, तने हैं। आप सभी लोग नोट कर लेना। अब आपसे कहेगा बताइए मूली और गाजर क्या है? ये साथियों जड़ों के हिस्सों में आती हैं, तो आप सभी लोग याद रखना ये क्या कही जाती हैं, ये वैसे हमारे यहाँ साथियों जड़ कही जाती हैं, आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, बताइए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किसको कहते हैं? चौथा अध्याय किसको कहते हैं भाई, जल्दी से बताइए। अब देखो हमारे यहाँ अध्याय का मतलब है भाग से, अध्याय से मतलब किससे, भाग से। भारतीय संविधान का भाग 4 पूछ रहा है किससे संबंधित है। अब देखो आपको भाग याद होंगे, भाग 5 तक तो आराम से याद कर लेते हो। भाग पहला राज्य से संबंधित है और इसी में संघ क्षेत्र आते हैं, ध्यान रखना। दूसरा भाग आप जानते हैं हमारे भारत में नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से कर लोगे, नागरिकता जो है ये कर लोगे। भाग 3 जो है ये मूल अधिकार से संबंधित है, ये भी आपको याद होगा, हमारे यहाँ जो मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित हमारा भाग 3 है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद भाग 4 जो है ये आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। हमारे यहाँ भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनसे जुड़ा हुआ है, तो डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के बीच में किया गया है, और ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। बताइए कहां से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको लेकर के भारत ने लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला रख दी है, तो लोक कल्याणकारी राज्य को हम बनाएंगे इनके माध्यम से, ध्यान रखना। अब आपसे पूछेगा बताइए भाग 4 जो है इसमें क्या कभी संशोधन किया गया है, तो भाग 4 में निश्चित तौर पर संशोधन हुआ है। हमने भाग 4 का ए पार्ट जो है वो और जोड़ दिया है इसमें, जब हमने भारतीय संविधान में
आप सभी को याद होगा 51 नंबर का आर्टिकल में संशोधन किया था, आर्टिकल 51A ऐड किया था। यही हमारे भारतीय संविधान का मौलिक एक तरीके से कर्तव्य वाला चैप्टर है। आप नोट कर लेना, ये मौलिक कर्तव्य है। ये 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था 1976 में, उसी समय किया गया था। आप नोट करके डाल लेंगे। तो ये भागों में किया गया संशोधन भी याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, बताइए खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार, जिसको हम सभी लोग राइट टू एजुकेशन कहते हैं, RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, बताइए कब लागू हुआ था? सबसे पहले आपने इस संविधान संशोधन को सुना होगा, जो 86वां संविधान संशोधन 2000, साथियों ध्यान रखना, 2 में किया गया था। संविधान संशोधन कब किया गया मेरे दोस्त, याद रखना 2002 में किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इस प्लान को किया कि 1 अप्रैल 2010 से हम इसको साथियों क्या करेंगे, लागू कर देंगे। ध्यान रखना, इसको लागू कर देंगे। अब लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई अनुच्छेद होगा। हमने भारतीय संविधान के साथियों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के आर्टिकल 21 में हमने इसको रखाया, आप सभी को याद होगा। तो 2010 में हमने इसको प्लान कर लिया था। राइट टू एजुकेशन के तहत हमने नियरहुड स्कूल की अवधारणा को भी, नजदीक स्कूल की अवधारणा को भी रखा। क्लास साथियों ध्यान रखना, कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी होंगे उनको 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल, और कक्षा 6 से लेकर के साथियों ध्यान रखना जो 8 तक के विद्यार्थी होंगे उनको 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल। ये हमारे इस साथियों ध्यान रखना अधिकार के अंतर्गत ही आता है। आप नोट डाल करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 21 नंबर सवाल कह रहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पहले साथियों ध्यान रखना रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद पर काम किया था? जल्दी से बताइए। आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू से पहले देश के 14वें नंबर के वो राष्ट्रपति थे। आप सभी लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो साथियों कब से, तो 2017 से लेकर 2022 के बीच में संभाला है। आप सभी लोग जानते हैं ये साथियों आप सभी को हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर से साथियों मिलेंगे। तो रामनाथ कोविंद कहां से थे? यूपी से ही थे। इसके पहले ये बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा ये बिहार राज्य के क्या थे मेरे दोस्त, राज्यपाल थे। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो हमारे साथियों रामनाथ कोविंद जी हैं, इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये साथियों आपको याद रखना है कि एक यूपीएससी के कैंडिडेट भी रहे थे, मतलब यूपीएससी भी पास की है। मतलब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि भारत में सिविल सेवा की परीक्षा पास की है। एक सिविल सर्वेंट के रूप में भी साथियों इनको आप याद रखेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, तो बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में काम किया है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ सवाल हैं जो आपके पेपर में ताबड़तोड़ पूछे जाएंगे। बताइए मई 2025 में ऑनलाइन बाल शोषण, यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का नाम इनमें से क्या है? इस ऑपरेशन का नाम साथियों ऑपरेशन हॉक रखा गया है। क्या रखा गया? ऑपरेशन हॉक रखा गया है। सबसे ज्यादा आप सभी लोगों को पता है हमारे यहाँ एक तरीके से बाल शोषण के अपराध होते हैं, यानी जो बच्चों के खिलाफ हमारे देश में आप सभी लोग देख रहे हैं साथियों बाल यौन शोषण अपराध हैं। इसमें साथियों ध्यान रखना हमारे यहाँ भारत जो है वो टॉप पर है, और इसी को साथियों रोकना हमारे देश की एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी को ध्यान में रख करके ये किया गया है, आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए, हाल ही में पारित कैरेज ऑफ गुड बॉय सी बिल 2024 का इनमें से उद्देश्य क्या है? अब आप सभी लोग सबसे पहले इसका मतलब समझिए। गुड्स का मतलब होता है व्यापार, आप सभी ने समझा है। हमारे यहाँ साथियों ध्यान रखना एक तरीके से व्यापार को ध्यान में रख करके हमने इस पर काम किया है। अब आप सभी लोग यहाँ पर देखिए कैरेज ऑफ गुड बॉय, सी का मतलब क्या होता है? समुद्र व्यापार, लेकिन कौन सा वाला सर? समुद्र वाला। अब आप मुझे बताइए समुद्र का व्यापार किसके रास्ते से करते हैं? सर समुद्र का व्यापार जो है वो बंदरगाहों के रास्ते से करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में जो बंदरगाह हैं उनकी स्थितियों को और बढ़िया करने के लिए, बंदरगाहों के प्रबंधन और एकीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए हमने साथियों कैरेज ऑफ गुड बॉय सी बिल 2024 पारित किया है। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? जैसे हमारे भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन जो है, आपको याद होगा सर्वाधिक मछली उत्पादन कहां पर किया जाता है? सर्वाधिक मछली उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अब इन राज्यों में साथियों ध्यान रखना, जैसे विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है, इन पर साथियों विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कुल मिलाकर के प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी बंदरगाह हैं इन पर विशेष एक तरीके से काम किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस नदी से जलकुंभी को हटाने का एक तरीके से निर्णय लिया है। ये जलकुंभी क्या होती हैं? ये साथियों मृदा कटान को रोकती हैं। याद रखना क्या करती हैं सर? मृदा कटान को रोकती हैं। ध्यान रखना, कटान जो है उसको साथियों क्या करती हैं? रोकती हैं। लेकिन अभी यही साथियों एक तरीके से मृदा कटान को रोकने वाली हाँ, तो स्वस्थ एक तरीके से मछलियां जो हैं वो साथियों ध्यान रखना एक तरीके से इसमें काम कर सकें, तैर सकें, इसको ध्यान में रख करके उल्लास नदी जो है उसमें साथियों इस प्रकार का काम किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखना, इसको साथियों याद रखेंगे। जो उल्लास नदी है उसी को साथियों एक तरीके से क्या किया गया है? जलकुंभी से एक तरीके से रिक्त किया गया है। तो ये याद रखना, ये महाराष्ट्र सरकार ने साथियों डिसीजन लिया है। बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे अश्विनी रडार किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ साथियों दो संस्थाएं हैं। एक तो इसरो जो है ये अंतरिक्ष के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको देखती है, जैसे कोई उपग्रह को छोड़ना है या उपग्रह के साथियों एक तरीके से जितने भी कार्य हैं वो देखती है। लेकिन डीआरडीओ जो है ये साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डीआरडीओ कहते हैं, ये साथियों क्या करता है? नवीन साथियों एक तरीके से रिसर्च करता है। नवीन रिसर्च जो है वो एक तरीके से ये करता है और डीआरडीओ जो है उसी ने साथियों ध्यान रखना एक तरीके से ये काम किया है। अब आपसे पूछेगा बताइए डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डीआरडीओ साथियों ध्यान रखना 1958 में स्थापित किया गया था और इसका साथियों याद रखना मेन उद्देश्य यही है कि नई नई रिसर्च को लेकर आए, सेना को मजबूत करे, सेना के क्षेत्र को क्या करे? बहुत अच्छे से एक तरीके से बनाए। हमारे यहाँ इसरो जो है वो एक तरीके से 1969 में बना था, ये आपको याद रखना है। बताइए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये केंद्र सरकार का वो प्रोग्राम है, जब सरकार आई थी उसी समय 2014 में सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि भैया हमारे यहाँ की जो छोटी देसी गायें हैं जिनसे दूध 2-4-5 किलोमीटर लीटर निकलता है, तो ऐसी साथियों ध्यान रखना देसी गाय जो हैं, ध्यान रखना जो देसी गायें हैं उनको एक तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। तो स्वदेशी गोवंश को साथियों ध्यान रखना संरक्षण देंगे। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसका साथियों उद्देश्य होगा। वैसे तुमने सुना होगा गोकुल का साथियों नाम जैसे ही आता है तुम तुरंत कहते हो गुरुजी ये तो मथुरा के क्षेत्र में पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है और आप जानते हैं भगवान कृष्ण का क्षेत्र गोकुल, वृंदावन, मथुरा ये सब आपको याद है। आपको याद रहेगा डेवलपमेंट एंड साथियों कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस काउ ब्रीड्स, यह आपको याद रहेगा। बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसको बीएलए कहते हैं, ये किस प्रकार का संगठन है? वैसे आप जानते हैं बलूचिस्तान से हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, मतलब आप सभी लोगों को पता चल गया होगा खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, अब्दुल गफ्फार खान जो थे ध्यान रखना ये हमारे सीमांत गांधी कहे जाते हैं। गफ्फार खान जो है ये कौन थे मेरे दोस्तों? ये सीमांत गांधी थे, ध्यान रखना ये सीमांत गांधी कहे जाते थे। इनको हमारे भारत ने साथियों ध्यान रखना 1987 में 1987 में भारत रत्न भी दिया था, भारत रत्न भी दिया था, ध्यान रखना भारत रत्न भी दिया था। कब दिया था इनको? 1987 में। ये आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए विशेष तौर पर कि ये एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान से मुक्त होने की बात करता है, यानी ये ऐसा संगठन है जो बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग कर रहा है, अलग देश बनाने की मांग कर रहा है, अलग देश, कि बलूचिस्तान अलग देश बन जाए। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा एक तरीके से संगठन साबित होता है। तो बलूच राष्ट्रवादी संगठन के रूप में इसको आप सभी लोग लगाएंगे। इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं है, पाकिस्तानी सरकार का नहीं है, भारतीय विरोधी नहीं है। अब आप सोचो, अलग देश की मांग कर रहा है, पाकिस्तान से अलग देश की मांग कर रहा है, तो भारत का दुश्मन तो हो ही नहीं सकता। कुछ चीजें कॉन्सेप्ट से क्लियर होती हैं और वो आपको याद रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2000 साथियों ध्यान रखना 25 जून के अवसर में 21 जून को मनाया गया था। बताइए इसकी आयोजन किस शहर में किया गया था? आप सभी लोगों को पता है हमारे यहाँ जो योग दिवस है इसको पहली बार ध्यान रखना, पहला योग दिवस हमने कहां पर मनाया था सर? नई दिल्ली में मनाया था, नई दिल्ली में। और ये पहला वाला साथियों ध्यान रखना, याद रखना 2000 साथियों 15 में मनाया गया था। इस योग दिवस में साथियों ध्यान रखना 84 देश जो हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था
जो वैसे भी साथियों ध्यान रखना हमारे लिए गर्व की बात थी। भारत आप जानते हैं पतंजलि ऋषि की विचारधारा अर्थात योग को बढ़ावा देना चाहता है। तो पतंजलि के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वो योग के ही साथियों एक तरीके से ऋषि थे। ध्यान रखना वो योग के ही क्या थे साथियों, ध्यान रखना ऋषि कहे जाते थे। योग के साथियों ध्यान रखना ऋषि कहे जाते हैं, ऋषि कहे जाते हैं। इस बार भारत में 2025 में साथियों ध्यान रखना योग दिवस का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। आप सभी लोग याद रखना कहां पर पड़ता है, तो सर गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है, ये आप ध्यान रखना। यहां पे कुंभ का भी आयोजन किया जाता है, आप सभी नोट कर लीजिएगा, यहां कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, फटाक से बताइए एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय इनमें से कौन था। आप सभी लोग याद रखना ये मैराथन इन्होंने जब जीती थी तो इसका आयोजन चाइना में किया गया था। आपसे पूछेगा बताइए आयोजन कहां पर हुआ था, चीन में हुआ था। ये मैराथन जीतने वाले जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बताइए कब जीती थी, तो कब जीते का उत्तर आप सभी लोग याद रखना 2017 में। इन्होंने कब जीती थी ये मैराथन, तो 2017 में। नाम अगर आपसे कोई पूछे कौन थे, तो भैया गोपी साथियों ध्यान रखना थोनांकल जो है इन्होंने साथियों ये मैराथन जीती है, आप सभी लोग याद रखना। तो गोपी साथियों ध्यान रखना आपको याद रहेंगे, नोट करके डाल लीजिएगा, गोपी ने साथियों जीता है। अगला सवाल, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार से, ध्यानचंद पुरस्कार से, द्रोणाचार्य पुरस्कार से। अब देखो यहां सवाल कह रहा है खिलाड़ियों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में पूछ रहा है, तो कोच वाला नहीं। ये साथियों ध्यान रखना जो खोल प्रशिक्षक होते हैं ना, जिनको कोच कहते हैं, कोच का मतलब जो प्रशिक्षक होते हैं उनको साथियों एक तरीके से दिया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। अब आपके सामने एक ही बच रहा है साथियों ध्यान रखना, ध्यानचंद पुरस्कार। एक होता है ध्यानचंद पुरस्कार, एक होता है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, दोनों में अंतर है। ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये 2002 में प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखना प्रारंभ किया गया था ध्यानचंद पुरस्कार। और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, खेल रत्न पुरस्कार, रत्न पुरस्कार जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, यही वाला है, ध्यान रखना। इसे 1991 में साथियों प्रारंभ किया गया था, ये आप सभी लोग याद रखना 1991 में। तो दोनों में आपको अंतर दिखेगा। ये जो आप सभी लोगों को दिख रहा है ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को साथियों डिक्लेयर किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं। अगला सवाल बताइए, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहली बात तो याद रखना है पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में साथियों दिए जाते हैं। किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध साथियों अमेरिका के पत्रकार थे जिनका नाम था पुलित्जर, उन्हीं की साथियों याद में, किसकी याद में, सो ध्यान रखना एक पत्रकार थे अमेरिका के, कहां के, तो यूएसए के साथियों ध्यान रखना, यूएसए के, उन्हीं की याद में साथियों ध्यान रखना ये अवार्ड दिए जाते हैं। साथियों पुलित्जर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो गोविंद बिहारी लाल हैं, आप नोट कर लेंगे। तो गोविंद बिहारी लाल को ही पहली बार साथियों दिया गया था। अगला सवाल देखिए, बताइए आलू पास्तो इनमें से, भाई साहब गरम आलू जिसको कह सकते हो साथियों, हमारे यहाँ इसको दम आलू कह देते हैं। गरम आलू या आलू पोस्तो इनमें से किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। अच्छा मैं तुमसे कह दूं, बताइए ढोकला कहां पर खाया जाता है। वाह जी, बताइए ढोकला कहां पर खाया जाता है। तो ढोकला और फाफड़ा जो है ये आप सभी लोग याद रखना, फाफड़ा ये दोनों जो है ये गुजरात के लोक व्यंजन है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप जाओगे तो यहां पर साथियों ध्यान रखना आलू पास्तो मिलेंगी। साथियों आपसे पूछेगा बताइए लस्सी कहां की फेमस है। लस्सी साथियों हरियाणा की फेमस है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। साथियों ध्यान रखना हरियाणा में जब आप जाओगे तो यहाँ की लस्सी जो है वो लोक व्यंजन में आती है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, बताइए अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ था। ये सार्क संगठन आपने पढ़ा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो याद रखना 1985 में की गई थी। ये जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये आप सभी को याद होगा काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि नेपाल में पड़ता है। काठमांडू जो है ये आप सभी लोगों को पता है नेपाल में है, आपने पढ़ा है, इसको नोट कर लेंगे। साथियों सार्क जो है इसकी स्थापना कहां पर की गई थी और इसकी पहली बैठक पूछेगा तो पहली बैठक ध्यान रखना ढाका में की गई थी 1985 में। यहीं पर इसकी स्थापना भी हुई है, ढाका में, ढाका में ही स्थापना भी हुई है, आप सभी लोग नोट कर लेना। तो स्थापना भी हुई है 2007 में। साथियों सार्क को क्या किया गया था, इसमें शामिल किया गया था अफगानिस्तान को। यह निर्णय लिया गया था, भारत के ही दबाव में यह निर्णय लिया गया है, ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें अगर देशों की बात करें तो 8
5 देश हैं। भारत का पड़ोसी साथियों ध्यान रखना पाकिस्तान, इसमें नेपाल और भूटान दोनों को रखा गया है, ये आप सभी लोग याद रखना। पड़ोसी देशों में आप जाएंगे तो म्यांमार को इसमें नहीं रखा गया है, ये आप सभी लोग नोट कर लेना। इसके बाद आगे चलेंगे तो साथियों हमारे भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान को हमने साथियों रखा है। अफगानिस्तान के साथ साथ साथियों बांग्लादेश जो है वो एक तरीके से आपको याद रहेगा। अब आप जरा मेरी तरफ नजर मारिए, ये चारों हिस्से 1935 से पहले अंग्रेजों के पास भारत के देश के हिस्से के रूप में थे। तो कुल मिलाकर ये तो हमारे ही हो गए चारों के चारों, बांग्लादेश तक। ये दोनों नेपाल भूटान मिले मिले हैं, इनको याद रखना। इसके बाद श्रीलंका और मालदीव दो समुद्री सीमाओं से साझा करने वाले आपको देश मिलेंगे, तो श्रीलंका और मालदीव जो है इनको और ऐड कर लेना। अब पड़ोसी देशों में इस संगठन में 8 देश तो शामिल हो गए, बताइए कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं? तो इसमें चीन और म्यांमार को नहीं रखा गया है। चीन और म्यांमार जो है वो एक तरीके से नहीं है, आप नोट कर लेना, इसमें चीन और म्यांमार नहीं है। हालांकि इस संगठन की एक्टिविटी थोड़ा सा डाउन हो गई है 2017 से साथियों ध्यान रखना, कोई बैठक नहीं हुई है। 16 में उड़ी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने इसका बहिष्कार किया था। बताइए मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद का लेखक कौन है? आप सभी लोग जानते हैं गीत गोविंद में आपको भगवान कृष्ण के गीत मिलेंगे। ये पुस्तक जो है ये साथियों जयदेव ने लिखी है। जयदेव जो है जब भारत में गौरी का आक्रमण हो रहा था, गौरी का आक्रमण जब भारत में हुआ, ये आप सभी लोग याद रखना, तो गौरी के आक्रमण के समकालीन 1204 से 6 के बीच में गौरी ने जब बंगाल के क्षेत्र पर हमला किया, ध्यान रखना बंगाल में आक्रमण किया 1204 में, तो ये आक्रमण जो है इसके साथियों एक तरीके से राजा जो है लक्ष्मण सेन जो थे, ध्यान रखना लक्ष्मण सेन जो है, याद रखना इनके दरबार में ही साथियों ये जयदेव रहा करते थे। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता था? तो जयदेव रहा करते थे, जयदेव। याद रखना इन्होंने ही गीत गोविंद नामक पुस्तक जो है उसकी रचना की है। अब तुलसीदास जी तो अकबर के समकालीन थे, इन्होंने साथियों आपको पता है कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे साथियों रामचरितमानस की रचना सबसे प्रसिद्ध इन्हीं की रामचरितमानस, आपने पढ़ा होगा, मानस को पढ़ा होगा। साथियों कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी जब आप पढ़ेंगे तो उनके समकालीन थे। आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में जब बाबर आक्रमण कर रहा था तो मीराबाई उस समय थी, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? आपसे मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल नया सवाल, आप इसे नोट डालकर लिख लीजिए और इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट के महा इंपॉर्टेंट में चले जाइए। मैं फिर कह रहा हूं महा इंपॉर्टेंट। आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला था? तो बुद्ध को ज्ञान जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था। किसके नीचे मिला था? तो पीपल का पौधा था, ध्यान रखना पीपल। अब आप कहोगे गुरुजी पीपल लगा देंगे, लेकिन जब जन्म हुआ था तो उस समय साल का वृक्ष था, ध्यान रखना साल का वृक्ष। तो आपको याद रखना है पहले तो ये इनकी माता थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये 563 बीसी में हुआ है। नेपाल में आप जानते हैं लुम्बिनी क्षेत्र जो है वो नेपाल, आप सभी लोगों को पता है लुम्बिनी क्षेत्र तराई आपने पढ़ा होगा, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसके बारे में जितने वर्णन है वो अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से हमें मिलते हैं। रुम्मनदेही ये अभिलेख है और इस अभिलेख को साथियों अशोक ने क्या किया है भाई साहब? स्थापित कराया है। और इस अशोक के अभिलेख से हमें बुद्ध के बारे में जानकारियां मिलती हैं। साथियों याद कर लीजिएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान, साल के वृक्ष के नीचे जन्म। जब बुद्ध का जन्म हुआ है तो ध्यान रखना उनके सामने एक बैल खड़ा हुआ दिखा था जिससे कई गायें जो है वो घिरी थी, इसीलिए कहते हैं गाय का दूध आप सभी लोगों के लिए वैसे भी अमृत होता है, साथियों आपको याद रखना है। और दूसरा बगल में लुम्बिनी की तराई, तराई के क्षेत्र में साथियों कचरा होता है और वही कचड़े में कमल खिला था। तो जन्म का जो प्रतीक है ध्यान रखना, आपको याद रखना है साल और कमल है। ऐसे ही आराम से याद हो जाएंगे, आप नोट कर लेना। अगला सवाल देखिए 36 नंबर, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध थी, जो कि साथियों इसने 261 बीसी में लड़ा था। 261 बीसी में साथियों ध्यान रखना कलिंग का युद्ध जो है वो एक तरीके से हुआ है, कलिंग युद्ध जो है वो एक तरीके से हुआ है। अब जब कलिंग युद्ध को पढ़ते हैं हम सभी लोग तो उसमें साथियों ये विवरण हमें मिलते हैं कि इस कलिंग युद्ध में साथियों अशोक ने अनंग पद्माधन जो है उसको साथियों ध्यान रखना क्या किया है? पद्माधन जो है, ध्यान रखना पद्माधन जो है उसको पराजित कर दिया। ये वर्तमान में उड़ीसा राज्य में पड़ता है और इसका वर्णन जो है ये अशोक के साथियों 13वें अभिलेख से मिलता है। बताइए कौन सा अभिलेख है जिसमें इसके बारे में वर्णन मिलता है? ये इतना भीषण युद्ध था, इतना साथियों रक्त बहा इसमें, इस रक्त के बाद में अशोक ने अपना
धम्म ही साथियों एक तरीके से बदल लिया, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन। और हृदय परिवर्तन के बाद उसने अपना धर्म जो है वो बदल लिया। अगला सवाल 37 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश डैश में गुजरात तक विस्तार कर दिया था। अब सबसे पहले आप सभी लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़िए। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है ये 380 से लेकर 415 तक आपको दिखेंगे और ये एडी में रहे हैं, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले समुद्रगुप्त था। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार कब से कब के बीच में किया है। 930 होगा नहीं, 309 होगा क्या? नहीं होगा गुरुजी। 903 होगा नहीं, तो बचा एक ही आपके पास, इस बीच में 390 एडी आएगा, ध्यान रखना। इसके दरबार में आपको 9 रत्न मिलेंगे, आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में पूछेगा, बताइए इसकी पुत्री कौन थी जो आगे चल करके काफी प्रसिद्ध हुई है? तो प्रभावती गुप्ता जो है वो इसी की पुत्री थी, जिसका विवाह जो है वो वाकाटक वंश में साथियों किया गया था। ये आप नोट कर लेना, काफी योग्य और गुणवान व्यक्ति है। बताइए हमारे भारत में डैश डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में कब से कब तक है। तो दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा होगा साथियों, ध्यान रखना, ये 1206 से लेकर 1526 तक आपको मिलेगी। इसके बाद का भारत जो है वो मुगल साम्राज्य या मुगल काल कहा जाता है। तो मुगल सल्तनत इसी को कह देते हैं। 1526 से लेकर 1707 तक मुगल सल्तनत, और इसके बाद आधुनिक भारत साथियों शुरू हो जाता है। तो 1206 से 1526, 1206 में ऐबक जो है वो गद्दी पर बैठा था, ऐबक शासक बना था, और 1526 में इब्राहिम को साथियों बाबर ने युद्ध में मार डाला था, ध्यान रखना। तो ये आप सभी लोग याद रखना, इब्राहिम की हत्या, पानीपत का युद्ध, ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे ही आपको क्लियर होगा। अगला सवाल 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? दक्षिण भारत में सातवाहन, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र से संबंधित थे। आप सभी लोग जानते हैं इनको आंध्र सतवाहन भी कहा गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के इनकी पहचान है, आप सभी लोग जानते हैं। वैसे कोटीन के भी चलाए थे। इन्होंने अपने नाम के साथ में अपने माता का नाम जो है वो ऐड कराया, जिससे इनकी पहचान और हो गई थी। तो ये तो दक्षिण भारत में आता है, नर्मदा के नीचे का भारत दक्षिण है, महाराष्ट्र दक्षिण में आता है। पाल, आपको याद होगा ये बंगाल के क्षेत्र में आपको मिलेंगे। और पाल वंश जो है इसका संस्थापक अगर आपसे कोई पूछे कौन है, तो संस्थापक गोपाल आपको मिलेगा, गोपाल। या आप सभी लोग याद रखना, गोपाल। गोपाल ने 750 से लेकर 770 के बीच में शासन किया है, आप ध्यान रखना। और बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने पूरी सल्तनत का विस्तार किया है। जब हम पाल राजवंश के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीजें जो हैं वो व्यवस्थित तरीके से याद हो जाएंगी, नोट करके डाल लेना। पाल वंश जो है ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में यानी उत्तर भारत में था। पांड्य राजा तमिलनाडु के क्षेत्र में, आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु में पांड्य राजा थे जिन्होंने तमिल सम्मेलन आयोजित कराए थे। अगला सवाल देखिए, बताइए निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? जो तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध है ये 1790 से लेकर 1792 के बीच में, 1719 से 1792 के बीच में हुआ है। इस युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ है। श्रीरंगपट्टनम जो है ये टीपू सुल्तान की एक तरीके से क्या थी मेरे दोस्त, याद रखना, राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान और इसके विरुद्ध में कॉर्नवालिस जो था उसने साथियों एक तरीके से संधि की थी। इस युद्ध को साथियों कॉर्नवालिस इसलिए जीत गया था क्योंकि मराठा और दक्षिण भारत के निजाम जो हैं वो एक तरीके से इसके साथ थे। इस युद्ध के बाद जब संधि हुई तो संधि के बाद साथियों सबको कुछ ना कुछ क्षेत्र दिए गए। तो कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम को अपेक्षाकृत बंजर क्षेत्र दिए। इसीलिए कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने शत्रु को लंगड़ा कर दिया है। हमने, शत्रु का मतलब टीपू, शत्रु को लंगड़ा कर दिया, ध्यान रखना। यह सवाल पूछा गया है, लंगड़ा कर दिया, लंगड़ा कर दिया, परंतु मित्रों को शक्तिशाली नहीं होने दिया। परंतु मित्रों को क्या किया, ध्यान रखना, मित्रों को शक्तिशाली नहीं होने दिया, शक्तिशाली नहीं होने दिया, शक्तिशाली नहीं होने दिया, ध्यान रखना, नहीं। तो ये साथियों आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि में ही मिलेगा, आप नोट कर लीजिएगा। पुरंदर की संधि आप जानते हैं 1665 में हुई थी। इस संधि के आपको कई सारे पॉइंट आपको समझाए गए होंगे। ये संधि शिवाजी और साथियों किसके बीच की गई थी? राजपूत राजा जयसिंह
जो औरंगजेब के सेनापति बनकर आए थे, ध्यान रखना। साथियों आपको याद होगा इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई थी। यह संधि बक्सर के युद्ध के बाद की गई थी और सालबाई की संधि आप सभी लोगों को पता होगा हमारे भारत में अंग्रेजों से हुई थी। अगला सवाल, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन भारत कब आ गया? बहुत ही गजब का सवाल। जिसने साथियों ध्यान रखना रातों से है जंग जीती, उसी ने सुबह सूर्य बनकर चमकना सीखा है। तो हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पढ़ाई के इस दौर में यदि चुप पाए जाओगे तो इतिहासों के पन्नों में फिर सब बेकार हो जाओगे। अभी तक जो हुई भूले हो उन सब का समाधान हो जाने दो, सब समझौते बेकार हैं उन सब का पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तौलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। और तुम भी पढ़ाई की सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो, माता पिता का खोया हुआ सम्मान तुम आबाद करो। कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं 1857 की क्रांति हुई तो विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था। याद आया? विक्टोरिया का जब घोषणा पत्र आया, विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया तो उसमें साफ कह दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक तरीके से अब हो जाएगी शून्य। हमने वायसराय को बना दिया। जो वायसराय होगा वो साथियों ध्यान रखना क्या करेगा, वो एक तरीके से सरकार को जो ब्रिटेन की है उसको रिपोर्ट भेजेगा। ध्यान रखना क्राउन इसको सिलेक्ट करेगा। तो याद रखना 1858 में जब विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथियों ध्यान रखना एक तरीके से क्या हो गया, खेल खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए 42 नंबर, डैश डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया? आप सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी या भारत की सामग्री कहते हैं। याद रखना सामग्री, सामग्री का मतलब सब कुछ। तो याद रखना यह घोषित किया गया 1877 में जब साथियों लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय साथियों ध्यान रखना दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ध्यान रखना तो दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया, दरबार का आयोजन जब किया गया तो उसी समय इसको किया गया था। दिल्ली दरबार के आयोजन के समय इसको किया गया था। नोट डाल करके लिखिएगा। अगला सवाल 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? अब सवाल देखिए कितना गजब का है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में साथियों फकीर और सन्यासियों ने साथियों विद्रोह किया था क्योंकि उनको भीख मांगने पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। याद रखना भीख पर रोक, तो ये तो बिल्कुल सही है। नील की खेती कर रहे किसानों के विरुद्ध साथियों नीलहों ने विद्रोह किया था, बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति में आप सभी लोग जानते हैं झारखंड के साथियों मीनू जो एक तरीके से कान्हू थे ना, उन्होंने एक तरीके से विद्रोह किया था, कान्हू और मीनू ने, ये आपको याद होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन नक्सलबाड़ी विद्रोह जो है ये आप सभी लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के कारण जो वहां के लोग हैं वो सरकार के ही साथियों विरुद्ध हो गए। तो ये याद रखना ये हमारे भारतीय एक तरीके से साथियों ध्यान रखना सरकार से लड़ रहे लोग नक्सलवादी हैं, जो नक्सलवादी विद्रोह अभी भी करते रहते हैं। खासकर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इनमें एक तरीके से अभी भी इनकी घटनाएं खूब होती रहती हैं। अगला सवाल बताइए होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग जो है ये 1916 में बनाया गया संगठन था। दो प्रकार की होम रूल लीगें थी, एक तो बाल गंगाधर तिलक की थी। तिलक ने साथियों ध्यान रखना महाराष्ट्र पुणे में साथियों अपनी होम रूल लीग जो है वो एक तरीके से बनाई थी, जबकि एनी बेसेंट जो है इन्होंने साथियों ध्यान रखना अपनी लीग जो है वो मद्रास में बनाई थी। तो अब आप देखिए किसकी बात कर रहा है, तिलक की बात कर रहा है, होम रूल लीग के संस्थापक की बात कर रहे हैं। सरोजनी नायडू नहीं होंगी, ये 1925 में कांग्रेस की साथियों कानपुर की अध्यक्ष बनाई गई थी। इन्होंने साथियों केवल और केवल भयंकर टाइप के नारे दिए हैं, जैसे साथियों जिन्ना को भारत ने आप सभी लोग जानते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा है, गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा है, ये आपको याद रखना है। एनी बेसेंट मिल गई, लगा लीजिए, बिल्कुल सही है। ये होम रूल लीग साथियों एक तरीके से क्षेत्र से जुड़ी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है इनको हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत, और बाकी आप जानते हैं गांधी जी ने कायदे आजम महान नेता कहा था। बताइए डैश डैश ग्रीक से आया है जिसका नाम साथियों ध्यान रखना सिंधु के पार से पड़ा है। अब जरा देखो भारत के नामकरण पर सवाल पूछ रहा है, और यह सवाल उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा। साथियों ध्यान रखना हमारे भारत को साथियों एक शब्द दिया गया इंडिया। ये इंडिया शब्द जो है ये यूनानियों ने दिया था। किसने दिया था? यूनानियों ने दिया। यूनानियों को हम ग्रीक कहते हैं, और ग्रीक कौन थे? जैसे सिकंदर, सेलुकस या मिनांडर जब हमारे भारत में आया तो उन लोगों ने साथियों ध्यान रखना मिलांडर जैसे लोगों ने हमारे भारत में साथियों ध्यान रखना ये नाम दिया है। इंडिया नाम जो है इन्होंने इंडस रिवर जो थी
उस इंडस रिवर से साथियों एक तरीके से लिया है। इंडस रिवर का मतलब जो सिंधु नदी थी, अब सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र जो है उसको इंडिया कह दिया है, ध्यान रखना। अब जम्मू द्वीप ये हमारे साथियों ध्यान रखना एक तरीके से संपूर्ण भारत के क्षेत्र को कहते हैं। तो संपूर्ण साथियों ध्यान रखना भारत के क्षेत्र, जम्मू द्वीप में भारत खंडे एक क्षेत्र है। आर्यावर्त या उत्तर भारत को कहते हैं, आप सभी लोग याद रखना। और साथियों ध्यान रखना भारतवर्ष उस क्षेत्र को कहते हैं जो लगातार बिना रुके चलता रहता है। इसी तरीके से भारत को साथियों एक शब्द इंतु प्रयोग किया गया है, साथियों टियांचू और चियंतु कहा गया है। याद रखना टियांचू या चुअंतु कहा गया है, टियांचू या साथियों चुआंतु कहा गया है, आप सभी लोग याद रखना। ये नाम भारत को साथियों चीन वालों ने दिए हैं। अगर कोई कह दे बताइए भारत को हिंदुस्तान किसने कहा है, तो हिंदुस्तान जो भारत में आए अरब आक्रमणकारी थे उन्होंने साथियों कहा है, उन्होंने साथियों इसको नाम दिया है। भारत को साथियों एक शब्द हुड्डू से संबोधित किया गया है, ये साथियों इजराइल के लोगों ने संबोधित किया है। इजराइल वालों ने भारत के लिए हुड्डू कहा है, ध्यान रखना। इनकी भाषा जो है वो हिब्रू है, हिब्रू भाषा में भारत को हुड्डू इन्होंने कहा है। अब आप सभी लोग भारत के इन नामों को नोट कर लीजिएगा, काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। और भारत का साथियों ओरिजिनल नाम भारत आप सभी लोग जानते हैं, ये कालिदास के नाटक में भी मिला है और कलिंग राज खारवेल के अभिलेख में भी मिला है। बताइए भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों को साथियों दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है जिसे कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले दक्षिण भाग की बात कर रहा है, ये ऐसे ग्राफ बना पाओगे, अगर बना लो तो बढ़िया है। ये 3 हिस्से आप बना लेना, सबसे पहले ए भाग, बी भाग और सी भाग। आपसे कह रहा है बताइए भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग। अब 3 पर्वतीय क्षेत्र हो गए, इनका दक्षिणी भाग, ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया। कह रहा है दक्षिणी भाग हिमालय है जिसे कहा जाता है, तो इसको साथियों हम कहते हैं सबसे नीचे वाला रेंज, जिसको एक तरीके से आप शिवालिक रेंज कह सकते हैं। क्या कहेंगे सर, तो शिवालिक कहेंगे, ध्यान रखना। ये सबसे नीचे होता है, इसी को शिवालिक कह देते हैं, ध्यान रखना। तो इसी को साथियों शिवालिक रेंज के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। तो आप सभी लोग इसको क्या कहेंगे, गुरुजी शिवालिक कहेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है, तो आप सभी लोग लगा लीजिए क्या कहेंगे सर, शिवालिक रेंज के नाम से हम इसको संबोधित करेंगे, ध्यान रखना। ऊपर वाला जो है वो आपका साथियों सबसे ऊपर का हिमालय का हिस्सा है, बीचरा वाला जो हिमाचल का है वो कहा जाता है, ये आप सभी लोग नोट करेंगे। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, अच्छा हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी फिर कौन सी है, पहली राजधानी क्या है, पहली राजधानी हिमाचल प्रदेश की साथियों शिमला है, जो वैसे साथियों ध्यान रखना नॉर्मल डेज में रहती है, लेकिन ठंडी के समय इन्होंने अपनी राजधानी धर्मशाला बना ली है। आपने पढ़ा होगा धर्मशाला इसलिए भी चर्चित है क्योंकि 1959 में यहां पर दलाई लामा का निवास स्थान बना दिया गया था। दलाई लामा जो है ये साथियों आप सभी को पता है तिब्बत के धर्मगुरु हैं। भारत ने इनको साथियों क्या दे रखा है, ध्यान रखना, एक तरीके से संरक्षण दे रखा है, तिब्बती धर्मगुरु के रूप में इनको हम जानते हैं। 48 नंबर, जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। ये जल विद्युत परियोजनाएं बनाने का उद्देश्य क्या है, भारत में विद्युत के क्षेत्र में एक तरीके से हम जापान का एक तरीके से सहयोग लेंगे। जापान की जो टेक्नोलॉजी है आप सभी लोग याद रखना, टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप की है। जापान जो है वो साथियों एक तरीके से इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमारे भारत में जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है वो कर रहा है गोदावरी नदी पर, आप याद रखना, यानी महाराष्ट्र राज्य में इसका निर्माण हो रहा है। अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, इसमें जापान के इंजीनियर सर्वे करने के लिए आए, तो जो भारत का मटेरियल और बाकी चीजें लगी थी उसका उन्होंने अपोज किया और इसके बाद में उन्होंने एक रेड साथियों गोला मतलब जो फाइल थी उसमें बना दिया। अब उसके बाद साथियों चल रहा है विवाद, अब इसको लेकर के भी देखते हैं क्या डिसीजन आता है। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी मतलब कुल मिला जहां पर काजू वाजू की खूब खेती होती है वहां पर होती है। अब कछारी मिट्टी जो है ये साथियों आप सभी लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानी जाती है, और ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये आप सभी लोगों को याद रखना है गंगा मैदान में सबसे ज्यादा मिलती है। अब आप में से ज्यादातर बच्चे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाएंगे, भूल जाएंगे थोड़ी देर में कि भैया ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये हमारे यूपी में क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि कछारी क्षेत्र है, गंगा नदी का एक तरीके से तराई क्षेत्र है। वैसे भी साथियों ध्यान रखना यहाँ पर एक तरीके से गाद आता रहता है और खूब एक तरीके से साथियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब सवाल पूछेगा बताइए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, तो यूपी में सर्वाधिक साथियों
साथियों ध्यान रखना सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यूपी में सर्वाधिक मिट्टी जो है वो आप सभी लोगों को यही मिलेगी। अगला सवाल 50 नंबर देखिए, भारत की स्टैंड अप योजना मेरे दोस्त आप सभी लोगों को याद रखना है कि बताइए किसके लिए शुरू की गई थी। यह योजना भारत में मोदी सरकार ने शुरू की थी 2015 में। इसका एक ही उद्देश्य था कि 10 से लेकर 1 करोड़ तक, साथियों ध्यान रखना 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का पैसा दिया जाएगा, 1 करोड़ तक का। और भारत में जो साथियों एक तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के उद्यमी है, खासकर महिला परिवार जो हैं, उनको एक तरीके से सहायता मिलेगी। ये केंद्र सरकार की योजना है, मोदी सरकार की योजना है, मतलब इसे केंद्र सरकार ने क्या किया है भाई साहब, चालू किया था। तो ये रहे 50 सवाल। 51 नंबर सवाल आप सभी लोग करें, लेकिन उससे पहले आपको हम सभी लोग एक जानकारी से अवगत करा दें, और वो जानकारी है हमारे यूपी होमगार्ड 41,424 भर्ती पदों से जुड़ी हुई। इससे जुड़ने का आपके पास अंतिम मौका है, क्योंकि अंतिम प्रयास बैच हमारा आज साथियों ध्यान रखना अभी 1 घंटे बाद लॉक हो जाएगा, मतलब 12 बजे, अभी 2 घंटे लॉक हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना ऑफर 14 दिसंबर रात 12 बजे तक है। मात्र 99 रुपए में आपको फ्लो चार्ट की बुक्स पीडीएफ के रूप में अवेलेबल मिल रही हैं, और पूरा बैच मिल रहा है जो कि लाइव है, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी बैच के रूप में क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस चल रही हैं, 600 घंटे से अधिक की क्लासेस हम इसमें पूरी कराएंगे। रोजाना 6 से 7 घंटे की क्लासेस है। बब्बर शेर टीचर लगे हैं, एक होते हैं शेर, दूसरा होता है बब्बर शेर। मजा आ जाएगी आपको पढ़ करके। अगला सवाल बताइए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को शुद्ध करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? साथियों स्वच्छ जल फंड पीएसयू, जिसको साथियों पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, जल फंड है या स्वच्छ गंगा फंड है? तो इसका नाम साथियों रखा गया है स्वच्छ गंगा फंड। ये आप सभी लोग याद रखना, ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हमने पैसा खूब खर्च किया। जैसे 1985 में आपने सुना होगा, हमने गंगा एक्शन प्लान चालू किया था। गंगा एक्शन प्लान में हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, और ये साथियों नारा दिया था कि गंगा को टेम्स नदी की तुलना में स्वच्छ कर देंगे। टेम्स लंदन की गंगा कही जाती है। इसके बाद मोदी सरकार ने भाई साहब नारा दिया था गंगा साथियों स्वच्छ होंगी। 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम चालू किया गया। आप सभी लोग जानते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम ये गंगा के शुद्धिकरण से साथियों एक तरीके से जुड़ा हुआ था। गंगा को शुद्ध करने के लिए एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया, और उस मंत्रालय का साथियों प्रधान जो है वो उमा भारती जो है वो एक तरीके से बनाई गई। कहा गया कि एक धार्मिक मंत्री रहेंगी। तो भाई साहब ध्यान रखना, क्योंकि भगवा एक तरीके से वस्त है, तो भ्रष्टाचार और बाकी चीजें नहीं हो पाएंगी। गंगा को इन्होंने वादा किया था कि 2018 तक हम स्वच्छ कर देंगे, पीने योग्य जल बना देंगे, और नहीं तो हम इसी में आत्मदाह कर लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं ये भी थक हार के बैठ गई हैं, काम शायद अच्छे से नहीं किया है या जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तो तय है, गंगा स्वच्छ नहीं हो पाई। दूसरा पहलू यह भी है कि गंगा को हम आप जैसे लोग ही साथियों गंदा करते हैं। जो बहुत सारे पर्यावरण के जानकार हैं, पर्यावरण के विद हैं, उन्होंने कहा है गंगा स्वच्छ तभी होगी जब भारतीय स्वयं चाहेंगे। कूड़ा फेंकना बंद करें, इसमें साथियों फूल और इत्यादि जो बासी चीजें हैं उनको ना डालें, जिससे गंगा जो है वो साथियों गंदी ना हो। अगला सवाल देखिए, बढ़िया से समझिएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का इनमें से मुख्यालय कहां पर है? यह संगठन 2000 साथियों ध्यान रखना 11 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसके लिए जो विधेयक लाया गया था, जो बिल लाया गया था, वो 2006 में लाया गया था। साथियों सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी स्थापना की गई थी अंतरराष्ट्रीय खाद्य जो एक तरीके से जिसको हम विश्व खाद्य संगठन कहते हैं, उसकी तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। विश्व खाद्य संगठन 1961 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में साथियों पड़ता है, और रोम आप जानते हैं इटली की राजधानी है। अब सबसे ज्यादा अभी तक जो पूछा गया सवाल है वो है इसका हेडक्वार्टर, नोट करके डाल लेना। आप सभी लोग जानते हैं इसी की तर्ज पर भारत में भी साथियों खाद्य संगठनों को एक तरीके से स्थापित किया गया है। भारतीय खाद्य मानक सुरक्षा विवरण जो है उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे कहां पर बनाया गया, तो यह बनाया गया हमारे भारत के नई दिल्ली में। कहां पर है? तो मेरे दोस्त नई दिल्ली आप तुरंत लगाएंगे, उत्तर में सी ऑप्शन। अगला देखिए, बताइए 53 नंबर, देश देश को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार के रूप में हम मानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में साथियों जो जीएसटी है, वस्तु और सेवा कर है, जिसको हम सभी लोग गुड्स और सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखना सर्विस टैक्स। अब आप ये सभी लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये साथियों पूरा का पूरा पेपर है 100 क्वेश्चन का,
पूरी ताकत लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिए और बहुत अच्छे नंबर ले आइए। जीएसटी जो है इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे, बताइए इसको कब एक तरीके से लागू किया गया, तो 1 जुलाई से इसको हमने लागू किया है 2017 से। विजय केलकर समिति जिसको हम सभी लोग पढ़ते हैं, केलकर साथियों ध्यान रखना समिति आप सभी लोगों को इससे जुड़ी ही मिलेगी। अगला सवाल देखिए, बताइए ई गवर्नेंस क्या है। अच्छा, ई गवर्नेंस का मतलब है ऑनलाइन एक तरीके से हम क्या कर सके साथियों, शासन कर सके, ऑनलाइन शासन कर सके, मतलब ऑनलाइन एक तरीके से क्या कर सके, किसी चीज की एक्टिविटी को क्या कर सके हम लोग टॉलरेट कर सके, पकड़ सके। तो याद रखना हमारे देश में साथियों जो प्रौद्योगिकी से संचालित एक तरीके से गवर्नेंस होगी, जिसको टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस कहेंगे, वो एक तरीके से होगी। इस पर सबसे ज्यादा काम जो है वो अभी चाइना कर रहा है, आप सभी लोग याद रखना। जिन लोगों ने अभी तक लाइक वाइक नहीं किया, लाइक करते रहना। सवाल 100 है, पूरा करके जाना। किस देश को साथियों मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी, अब आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, माओ जो है ये चीन का नेता था, ध्यान रखना चीन का नेता। और जब देश हमारा आजाद हुआ था उसके बाद से ही इस माओ ने अपनी गंदी नजरें भारत पर गड़ा ली थी। भारत और चाइना के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर ये घुसता चला आ रहा था, तो ये चाइना का नेता था, ध्यान रखना। उसी से प्रेरित है विचारधारा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद साथियों ध्यान रखना प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं 3 शब्द जोड़े गए थे। अब एग्जामिनर तुमको पगलवाएगा, कंफ्यूज कराएगा, लेकिन तुमको नहीं होना है, ध्यान रखना। ये 3 शब्द कौन कौन थे? एक तो समाजवाद था, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा साथियों पंथ निरपेक्ष था। तीसरा साथियों अखंडता। ये 3 ऐसे शब्द थे जिनको शामिल किया गया था। तो आप जरा लगा लीजिए, समाजवाद साथियों ध्यान रखना, न्याय स्वतंत्रता बंधुता नहीं था साथियों, गणतंत्र नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इन 2 शब्दों को तो किया ही गया, वैसे 3 शब्दों को किया गया था, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए 57 नंबर, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिताकार कौन थे? लिख के ले लो, 101% गलत करके बैठ जाओगे साथियों। पिंगली वेंकैया जो है, इन्होंने तिरंगा हमारे देश का जो है ये 1931 में क्या किया था साथियों, ध्यान रखना, डिजाइन किया था, डिजाइन। तो ये हमारे यहाँ का साथियों पिंगली वेंकैया का डिजाइन किया गया 1931 का तिरंगा है, जो तो आपने पढ़ लिया है साथियों। पिड़ीमारी वेंकट सुब्बा राव जो है वो हमारे यहाँ प्रतिज्ञा, जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है उसके रचयिता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ये राष्ट्रगान के रचयिता है, आप सभी लोग जानते हैं। राष्ट्रगान जो है जिसको जनगण मन हम कहते हैं साथियों, आप जानते हैं। राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इन्होंने पहली बार इसको 1800 साथियों ध्यान रखना, वही लगभग एक तरीके से 96 के करीब इन्होंने गाया था। और राष्ट्रगान जो है ये 1911 में, आप सभी लोग जानते हैं, दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाए गए थे। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये भाई साहब बड़ा क्रिटिकल सवाल होता है और अक्सर इससे गलतियां हो ही जाती हैं साथियों। 22 जुलाई 1947 ये डेट जरूर याद रखिएगा। थोड़ा ऊट पटांगे, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। 26 जनवरी को आप जानते हैं 1947 की डेट हम सभी लोग साथियों 26 जनवरी को 1950 से गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ये आप सभी लोग याद रखना। बताइए वायु की गति को किसमें नापते हैं? ओडोमीटर, जो हमारे यहाँ मोटरसाइकिलें इत्यादि होती हैं साथियों, ध्यान रखना, मोटरसाइकिल में जितने किलोमीटर की दूरी चली गई है, ध्यान रखना, किलोमीटर दूरी नापते हैं, जैसे बाइक इत्यादि की। स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं कि भैया कितनी स्पीड में चल रही है गाड़ी। बाकी आप जानते हैं एनीमोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं। याद रखना, वायु दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर से, आप सभी लोग जानते हैं। अब देखो कुछ बच्चे वायु दाब वाला सवाल लगा रहे हैं। वायु दाब के लिए बैरोमीटर होता है, ध्यान रखना, वायु दाब के लिए बैरोमीटर होता है, वायु दाब के लिए बैरोमीटर होता है, ध्यान रखना। किसके लिए होता है सर? वायु दाब के लिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ वायु की गति के बारे में पूछ रहा है, स्पीड के बारे में। जैसे हवा चल रही है तो कैसे नापोगे? तो ये नापोगे एनीमोमीटर से, ध्यान रखना, ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो तुम बैरोमीटर से, हमने पहले बताया, वायु दाब नापते हैं, एयर का प्रेशर कितना है वो नापते हैं, याद रखना। अगला सवाल बताइए 26 मई 2025 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये साथियों 151 है। डरने की बात नहीं है, इसमें 180 देश जो हैं वो एक तरीके से शामिल है, 180 देश शामिल है, ध्यान रखना, शामिल है। और इसमें टॉप पर यानी नंबर 1 पर सबसे ज्यादा फ्रीडम किसको मिलती है? तो नॉर्वे को मिली है, ध्यान रखना। मतलब नॉर्वे वो देश है जहां पर प्रेस को 100% फ्रीडम मिली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें चाइना में भाई साहब दम घोट दिया जाता है। चाइना 178वीं रैंक पर है, ध्यान रखना, 178वीं रैंक। पिछली बार साथियों ध्यान रखना 152 रैंक पर पाकिस्तान था, लेकिन इस बार साथियों इसकी रैंक 158 हो गई है।
ये पाकिस्तान की रैंक है, पाकिस्तान की। हमारे भारत के पड़ोसी देशों में साथियों ध्यान रखना, सबसे अच्छी रैंक नेपाल की रही है। नेपाल की जो रैंक रही है वो 90 नंबर की रही है। तो सवाल पूछेगा, बताइए पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी प्रेस सूचकांक या प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक किसकी रही? तो नेपाल की रही है। भारत की थोड़ा सा ठीक हुई है, हमने कई अंक इसमें सुधार किए, लगभग 7 अंक सुधार किए। पिछली बार 158 थी जो इस बार पाकिस्तान को दी गई है। लेकिन अभी भी साथियों ध्यान रखना, क्रिटिकल कंडीशन है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? WHO जो है ये साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है। आप सभी लोग जानते हैं 7 अप्रैल को इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1948 में, आपने पढ़ा होगा। इसी दिन हम साथियों क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो एक तरीके से मनाते हैं। ये साथियों ऊर्जा एजेंसी है, आप जानते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जिसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। पर्यावरण वाला नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जारी करता है वो एयर क्वालिटी एयर जो है वो साथियों इंटरनेशनल एयर, साथियों इंटरनेशनल क्वालिटी एयर जो है वो जारी करता है, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा थीवू जो एक निर्जन द्वीप है, भारत और किस देश के बीच में विवादित है? मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा स्पीड से सवाल कर लिए जाएं, क्योंकि जितने सवाल मैंने डिस्कस किए हैं उनमें से कम अभी तक जो 61 सवाल हुए गुड़े, उनमें से आप कम से कम 4 कर लीजिएगा, मतलब लगभग 240, 6 चौके 24, 250 सवाल तक आप पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा सवालों को और करते हैं और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, 300 तक लेकर चलते हैं, और इसमें थोड़ा आपको फायदा ये मिलेगा कि सवाल ज्यादा डिस्कस हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखना, हाल ही में साथियों अभी क्या किया गया है, जो कच्चा थीवू है ये एक निर्जन द्वीप है, भारत और किस देश के बीच में? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में साथियों ध्यान रखना विवादित था, काफी एक तरीके से चर्चित रहा। भारत और बांग्लादेश के बीच में साथियों जो तिस्ता नदी विवाद है वो चल रहा है। म्यांमार की साथियों जीवन रेखा इरावदी नदी है, ध्यान रखना इरावदी नदी जो है ये साथियों ध्यान रखना म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है। म्यांमार की क्या कहे भाई साहब, ध्यान रखना जीवन रेखा। और भारत जो है वो साथियों चाइना की तर्ज पर इसमें एक डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत मतलब एक तरीके से ठीक नहीं है। याद रखना अभी विचार चल रहा है, हो सकता है चेंज कर दे। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों में कम फसल व साथियों पैदावार से जूझ रहे किसानों को सहायता देना है? वाह रे वाह। आप सभी लोग जानते हैं 2019 में भारत सरकार ने पहले से ही एक जनधन योजना जो है वो मेरे दोस्त चालू कर दी है। या आप सभी लोग जानते हैं जनधन योजना जो है वो एक तरीके से सरकार ने चालू कर रखी है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके तहत 6,000 रुपए जो है वो सरकार जो है वो 3 किस्तों में देती है, 2-2 हजार करके। याद रखना जल्दी इसकी राशि जो है वो सरकार विचार कर रही है कि बढ़ा दी जाए, ध्यान रखना। लेकिन अभी भारत में साथियों 100 क्षेत्रों में कम फसल पैदावार से जूझ रहे किसान के लिए साथियों पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है वो एक तरीके से शुरू की गई है, तो इसको आप याद रखना है। इसके तहत किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आगे देखिए, आप सभी लोगों ने ए ऑप्शन लगा लिया होगा। अगला देखिए, गुजरात सरकार ने हाल ही में किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? गिर वन आप जानते हैं यहीं पर पाए जाते हैं, जहां पर साथियों गिर नेशनल पार्क है, आपने पढ़ा होगा, नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। तो ये नेशनल पार्क भी है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस पार्क में भाई साहब ध्यान रखना एक तरीके से काफी मात्रा में शेर पाए जाते हैं जो कि बब्बर शेर हैं। साथियों गिरनार पर्वत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैव विविधता विरासत स्थल की बात कर रहा है। तो गुरेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र जो साथियों मूंगे की चट्टान के लिए जाना जाता है, किसके लिए गुरुजी? मूंगे की चट्टान के लिए जाना जाता है, मूंगे की चट्टान के लिए, ये आप सभी लोग याद रखना। वैसे मूंगे की चट्टान के लिए दुनिया भर में सबसे फेमस है ऑस्ट्रेलिया का साथियों क्षेत्र। बताइए, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी सीरियल था 1986-88 में, साथियों मतलब सीता माता की भूमिका किसने निभाई थी? अरुण गोयल जी को आप जानते हैं, भाई साहब राम का एक तरीके से किरदार निभाते हैं। लेकिन दीपिका साथियों ध्यान रखना चिखलिया जो है वो एक तरीके से माता सीता का एक तरीके से किरदार निभाती, काफी एक तरीके से चर्चित शो था, उसमें आपने सुना भी होगा, सीता माता का किरदार देखा भी होगा। भैया बहुत एक तरीके से दिल को छूने वाली वो सारी चीजें होती हैं। बताइए, पेनाल्टी कॉर्नर इनमें से किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी साथियों तब लगाई जाती है जब कॉर्नर पर आप चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कॉर्नर पर आपको जाना नहीं है, अगर आप गए तो निश्चित तौर पर लग जाएगी। और ये पेनाल्टी साथियों उसमें लगती है जिस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, और 11 हॉकी के खिलाड़ियों में कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसके लिए ये बनाया गया है। वैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप में से बहुत सारे धुरंधर बता सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो
तो भारत का मेरे दोस्त राष्ट्रीय खेल जो है वो साथियों ध्यान रखना हॉकी ही है। लेकिन अभी तक आरटीआई के माध्यम से जब भी जानकारी मांगी गई है तो कोई नहीं इसका उत्तर आया है। इसका मतलब अभी तक आरटीआई के माध्यम से कोई नहीं इसका उत्तर रहा है। अगला सवाल देता है, ये पवित्र शहर मक्का कहां में है? आप सभी लोग जानते हैं मक्का में ही मोहम्मद साहब का एक तरीके से जन्म जो है वो एक तरीके से हुआ था। मोहम्मद साहब जो है 570 में मक्का के कुरैश कबीले में जन्मे थे, ध्यान रखना, जो सऊदी अरब में पड़ता है। याद रखना किस कबीले में? कुरैश कबीले में जन्मे थे, ध्यान रखना। और यहीं पर आप सभी लोगों को पता है वो भाई साहब काबा मस्जिद पड़ती है जो आपने सुनी होगी। तो कहां पर है मेरे दोस्त? सऊदी अरब में है, नोट करके डाल लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, बताइए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूनल गार्डन कहां पर है? वैसे आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी के नाम पर एक ज्योतिषशाला जो है वो लखनऊ में भी बनाई गई है। तो इंदिरा गांधी जी के नाम पर आप सभी लोग याद रखना साथियों ज्योतिषशाला कहां पर है? तो ज्योतिष केंद्र जो है वो मेरे दोस्त ध्यान रखना लखनऊ में पड़ता है। ये आपसे पूछेगा कहां पर है, तो लखनऊ में साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है। क्लियर है? लेकिन अभी हाल ही में चर्चित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूनल गार्डन जो है ये कहां पर पड़ता है? तो ये श्रीनगर में साथियों आपको मिलेगा। आप सभी लोगों ने सुना होगा कहां पर है, तो श्रीनगर में आपको मिलेगा, ध्यान रखना श्रीनगर में। श्रीनगर में साथियों इसकी स्थापना जो है वो मेरे दोस्त की गई है, आप लगा लेंगे श्रीनगर। साथियों श्रीनगर का संस्थापक कौन था? सवाल पूछ देगा, बताइए कौन था? तो श्रीनगर की स्थापना या श्रीनगर जो है इसका संस्थापक ध्यान रखना, श्रीनगर का संस्थापक अशोक को माना जाता है। इसका संस्थापक अशोक को कहा गया है। अशोक के समय ही साथियों ध्यान रखना, मतलब बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था, अपने बेटे को भेजा था। निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथियों एक तरीके से कह सकते हो निधन दिवस के अवसर पर मोदी जी ने किया है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के साथियों मिसाइल मैन कहे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ये कौन है मेरे दोस्त? तो मिसाइल मैन कहे जाते हैं। इनको हमारे भारत का 11वें नंबर का साथियों ध्यान रखना राष्ट्रपति भी माना जाता है, तो 11वां राष्ट्रपति कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि मिसाइल जो है उसको एक तरीके से विकसित करने में पूरी जो जान लगा दी। भारत ने साथियों एक तरीके से इनका किरदार बहुत लंबा रहा। स्पुतनिक साथियों इनमें से किस द्वारा प्रक्षेपित एक तरीके से रॉकेट है? सबसे पहले पूछ रहा है बताइए स्पुतनिक, तो ये आप सभी लोग नोट करके डाल लीजिएगा। स्पुतनिक जो है ये रूस द्वारा, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस कहते थे, उसके द्वारा साथियों एक तरीके से प्रक्षेपित हमारा एक रॉकेट था। 19 साथियों ध्यान रखना वही 57 के करीब करीब स्पुतनिक जो है वो प्रक्षेपित किया गया था। अगला सवाल 71 नंबर, राकेश शर्मा आप जानते हैं अंतरिक्ष यान से हमारे गए थे। सोयूज 11 नाम का आप सभी लोगों को पता है इनका रॉकेट था। राकेश शर्मा हमारे भारत के पहले साथियों ध्यान रखना अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। पहले अंतरिक्ष यान की यात्रा सोयूज थी 11 जो कि रशिया के सपोर्ट से साथियों भेजा गया था। तो अगर पूछे किसके सपोर्ट से, तो रूस के सपोर्ट से। अगला सवाल देखिए 72 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन की राजधानी जिनेवा में पड़ता है। आप सभी लोग याद रखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में पड़ता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, आप सभी लोग याद रखना। 1948 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो मेरे दोस्त स्विट्जरलैंड जिनेवा आपको याद रहेगा। अब देखो जिनेवा नहीं दिया है लेकिन स्विट्जरलैंड तो दिया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। सीवी रमन के बारे में आप जानते हैं 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए दिया गया था। इसे ही हम रमन इंपैक्ट कहते हैं, रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था और ये फिजिक्स के लिए दिया गया था, ध्यान रखना फिजिक्स के लिए दिया गया था। 1913 में आप जानते हैं सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रविन्द्रनाथ को जो दिया गया था वो साहित्य के क्षेत्र का था। 2014 में आप जानते हैं हमारे यहाँ कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमी का दिया गया है, नोट कर लेना। अगला सवाल देखिए, बताइए निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार का उल्लेख है? अथर्ववेद जो है ये जादू टोना और औषधि से संबंधित है। तो जादू टोना और औषधि के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। औषधि तंत्र मंत्र के बारे में आप जानते हैं। सामवेद संगीत के बारे में बताता है। ऋग्वेद जो है ये साथियों प्रार्थना और मंत्र के बारे में बताता है, तो प्रार्थना और मंत्र के बारे में बताता है। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ के बारे में बताता है, ध्यान रखना। अगला सवाल 75 नंबर, अहमदनगर की रानी ने बादशाह, साथियों अहमदनगर की रानी जो थी वो चांद बीबी थी, जिन्होंने साथियों पहले अकबर का विरोध किया था। बाद में अकबर से साथियों संधि कर लेती हैं और संधि के बाद इन्होंने बरार जो क्षेत्र था वो अकबर को दे दिया था, ध्यान रखना अकबर को दे दिया था, अकबर को दिया, जिससे साथियों ध्यान रखना अकबर जो है वो बहुत खुश हो जाता है और अहमदनगर पर आक्रमण करने का जो प्लान था वो चेंज कर देता है। लेकिन बाद में साथियों जब चांद बीबी की उन्हीं के सरदारों ने हत्या कर दी
तो भाई साहब अकबर ने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। गुरु नानक देव जी, जिनको हम सिखों का पहला गुरु कहते हैं, बताइए इन्होंने किस धर्म की, सिख धर्म की स्थापना कब की थी? देखो इनका जन्म जो है ये 1400 लगभग 69 में हुआ था। अब 1469 में जन्म हुआ है, निश्चित तौर पर 15वीं शताब्दी आपको दिखेगी, तो आप लगा लीजिए। ननकाना साहिब का क्षेत्र आप जानते हैं साथियों, निश्चित तौर पर आपको क्लियर होगा। अगर आपसे कोई पूछे बताइए इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1539 में साथियों इनकी मृत्यु हुई थी। आप सभी लोग नोट कर लेंगे तो लगभग आपका उत्तर जो है वो साथियों क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए अगला सवाल, बताइए पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया था? पराजित करने साथियों ध्यान रखना, अगर उतरोगे तो आप सभी लोगों को याद रखना है केवल मराठों को पराजित किया था। मराठों में उस समय साथियों युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व जो है वो साथियों सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। सदाशिवराव, ध्यान रखना, जिसको भाऊ कहते हैं। भाऊ का मतलब महाराष्ट्र में भाई होता है, ध्यान रखना, ये कर रहा था। और औपचारिक सेनापति कौन था? औपचारिक सेनापति जो है वो पेशवा का भाई साहब बेटा था, जिसको विश्वास राव कहते थे। अल्पवयस्क बालक था विश्वास राव, छोटा था, अभी ज्यादा समझदार नहीं था, लेकिन युद्ध लड़ने में मराठों का भाई साहब कौन जोड़ है? साथियों इस समय अगर आपसे कोई पूछे बताइए पेशवा कौन था, तो पेशवा बालाजी बाजीराव थे, ध्यान रखना, जो बाजीराव के बेटे थे, बालाजी बाजीराव, ध्यान रखना, बालाजी बाजीराव साथियों इस समय पेशवा थे, बाजीराव। इनका जो कार्यकाल है 1740, बाजीराव के तुरंत बाद आ गया था, 1761 तक रहे। सदमे से साथियों इनकी डेथ हो गई थी, ये आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल 78 नंबर, साम्राज्य की स्थापना 1347 में, साथियों ये तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जिसको दक्कन का क्षेत्र कहते हैं, वहां पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू कहते हैं, उसी ने साथियों की थी। संगम वंश की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की है, ध्यान रखना, हरिहर और बुक्का ने साथियों की है। ये हरिहर और बुक्का जो हैं इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य, जो संगम वंश है वो विजयनगर का पहला वंश है। अगला सवाल देखिए, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे मानते हैं? तो राजा राम मोहन राय को साथियों पुनर्जागरण और नव जागरण का जनक मानते हैं। पुनर्जागरण की जब भी बात आएगी, ध्यान रखना, या नव जागरण की जब भी बात आएगी तो राजा राम मोहन राय को हम कहेंगे। बताइए राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक किसको कहते हैं? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता जो है उसका भी जनक इनको ही कहते हैं, क्योंकि पूरी साथियों राष्ट्र की मांग उठाने वाले ये साथियों पहले व्यक्ति थे। इनका समाचार पत्र बंगदूत है, संवाद कौमुदी है, आप सभी लोग जानते हैं इन्हीं के समाचार पत्र संवाद कौमुदी है। एक समाचार पत्र जो उर्दू में लिखते थे उसका नाम है मिरातुल अखबार, ध्यान रखना, मिरातुल अखबार जो है वो इन्होंने ही साथियों एक तरीके से लिखा है, आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, बताइए हमारे यहाँ सिपाही विद्रोह 1857 में कहां शुरू हुआ था? साथियों ये शुरू हुआ था मेरठ में, जब मेरठ में 10 मई को साथियों ध्यान रखना सैनिकों ने क्या कर दिया था? ध्यान रखना, विद्रोह कर दिया था। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 11 मई को ये दिल्ली पहुंचे और जफर को साथियों ध्यान रखना दिल्ली में इन्होंने नेता घोषित कर लिया था। किसको भाई साहब नेता घोषित किया था? तो जफर को साथियों ध्यान रखना नेता घोषित किया, जफर को अपना नेता घोषित किया। 109 दिन तक करीब करीब दिल्ली पर इन्होंने अपना कब्जा बनाए रखा, आप सभी लोग याद रखना। बताइए निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब 1857 की क्रांति, याद रखना 1857 की जो क्रांति है, बताइए इनमें से किसका नाम उससे नहीं जुड़ा है? तात्या तोपे का नाम जुड़ा है, आप जानते हैं ये रघुनाथ राव के नाम से जाने जाते थे। बहादुर शाह जफर का नाम जुड़ा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम जुड़ा है, लेकिन अशफाक उल्लाह खान का नाम नहीं जुड़ा है। अशफाक उल्लाह खान को साथियों 1927 में फांसी की सजा दी जाती है, और ये फांसी इनको साथियों आप सभी लोग जानते हैं फैजाबाद की जेल में साथियों दी गई थी। कहां पर? फैजाबाद में। इनके ऊपर जो केस था वो काकोरी ट्रेन डकैती वाला था, आपने पढ़ा होगा। काकोरी ट्रेन जो एक तरीके से एक्शन हुआ था साथियों ध्यान रखना, उसी के विरुद्ध में इनको फांसी दी गई थी। यह घटना 8 अगस्त की साथियों 1925 की है, जब काकोरी ट्रेन एक्शन क्रांतिकारियों ने किया था। अगला सवाल देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, बताइए अंग्रेजों से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई डैश डैश में शहीद हो गई थी। साथियों थोड़ा सा समय दीजिए, 20 सवाल और बच रहे हैं कम से कम, और 18-19 ही बच रहे हैं। इनमें कम से कम आप देखेंगे कि आपने 100 क्वेश्चन करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करी। समय आपको लगा लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट, आपने 150 सवाल पूरे किए। ये जो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना कि पूरा पेपर सॉल्व किया, वो एक अलग लेवल का होता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आदत डाल लीजिए,
बीच में मेरी अभी 1-2 दिन जैसे क्लासेस नहीं हो पाई किसी कारण से, परसों कल नहीं हो पाई थी, परसों हुई भी थी तो 1 घंटे हुई थी साथियों, लेकिन अब तो कम से कम रेगुलर हो जाइए, यकीन मानिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सवालों को समझने की कोशिश करिएगा। हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जो है इनको हम मनु कहते थे, और ये साथियों झांसी के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, इनके जो पति थे वो साथियों कौन थे, तो पति जो है वो साथियों एक तरीके से आपने पढ़ा होगा गंगाधर राव थे। ध्यान रखना, गंगाधर राव के नाम से जाने जाते थे। जब ये मर गए साथियों, ध्यान रखना, इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को साथियों ध्यान रखना अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा, लेकिन ये साथियों इनका ओरिजिनल पुत्र याद रखना नहीं था। कुल मिलाकर याद रखना ये दत्तक पुत्र ही साथियों एक तरीके से था, आप सभी लोग जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम इसको उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने, डलहौजी ने 1853 में साथियों ध्यान रखना झांसी का कर लिया विलय। अब झांसी का जब विलय किया गया तो अंग्रेजों को साथियों ध्यान रखना ये लग रहा था रानी महिला है कुछ नहीं करेगी, साथियों रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना की कमान जो है वो खुद साथियों एक तरीके से अपने हाथ में ले ली। आप जानते हैं इस विद्रोह का दमन हीरोज ने किया था। हीरोज ने कहा कि एकमात्र मर्द मुझे मिली, ध्यान रखना, हीरोज कहता है एकमात्र मर्द अगर मुझे कोई मिला तो साथियों वो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिससे साथियों एक तरीके से हम लड़ने में कामयाब रहे, मतलब लड़ने में मजा आया। साथियों रानी लक्ष्मीबाई की जो कब्र है वो ग्वालियर में आपको मिलेगी, तो ध्यान रखना ग्वालियर में ही इनको दफना दिया गया था। वहीं पर एक मंदिर के पास इन्होंने जब अपनी पगड़ी खोली तो इनके सिर के 2 पल्ले हो चुके थे। साथियों 1885 में कांग्रेस की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, तो एलन ऑक्टन ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये पूर्व आईसीएस अधिकारी था, ध्यान रखना, पूर्व आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस का अधिकारी था, लेकिन था तो खाई भाई साहब ध्यान रखना ब्रिटिश। लाला लाजपत राय ने इसी वजह से आरोप लगाया कि ये एक सेफ्टी वाल थ्योरी का हिस्सा है और कुछ नहीं। डब्ल्यूसी बनर्जी जो है, विमेश चंद्र बनर्जी जो है, जिनको हम डब्ल्यूसी बनर्जी कहते हैं, ये पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, ध्यान रखना, पहले अध्यक्ष जो है वो साथियों एक तरीके से बनाए गए थे। जॉर्ज यूल जो है ये याद रखना 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, इलाहाबाद अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनाया गया था, और ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष या पहला यूरोपीय अध्यक्ष आपसे कह देगा, बताइए कौन है, तो यही था मौलाना आजाद। 1940 से लेकर 1946 तक लगातार कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे, जो कि पूरे इतिहास में रिकॉर्ड बन गया। इनसे ज्यादा लंबा शासनकाल किसी ने नहीं किया। बताइए अल्फांसो इनमें से किस फल की साथियों एक क्रांति है। जैसे आम की अगर हम तुमसे बात करें, तुमने कहा सर लंगड़ा आम हमने खाया है, सर बताइए चौसा आम की प्रजाति हमने पढ़ रखा है, सर दशहरी हमने पढ़ा है, ध्यान रखना दशहरी हमने पढ़ा है, सर वैसे तो हमने बहुत आम सुने हैं, खटुआ आम, मिठुआ आम, तोता आम, ये आम वो आम, और आम के लिए मलिहाबाद हमने पढ़ा है, लेकिन आम के लिए अल्फांसो के बारे में नहीं सुना होगा, जो अब आज याद कर लो। आम जो है ये हमारे देश का राष्ट्रीय फल भी है, इसको हम सभी लोग मैंगो फेरा इंडिका के नाम से जानते हैं, तो मैंगो फेरा इंडिका कहते हैं, मैंगो फेरा इंडिका के नाम से इसको हम सभी लोग एक तरीके से जानते हैं, या आप नोट कर लेना। हमारे भारत में आम जो है ये सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में होता है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहां पर होता है, यूपी में होता है, और यूपी में मलिहाबाद जो है ये लखनऊ के पास पड़ता है, जहां पर सबसे ज्यादा टॉप में है, ध्यान रखना, तो लखनऊ आपको नोट कर लेना है। साथियों इसके साथ साथ अगर हम आम की बात कर रहे हैं तो एक सिंधु आम मिलेगा, ध्यान रखना सिंधु, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है और इसमें गुठलियां नहीं होती हैं, तो याद रखना ये गुठली रहित आम है, गुठली रहित आम, ध्यान रखना रहित आम, याद रखना मतलब इसमें आम की गुठलियां ही नहीं होती। तो कुल मिला के ये समझ लो कि एक गहरा लाभ होता है। आम के आम गुठलियों के दाम एक मुहावरा था ना, अब वो यहां से फेल हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। 85 नंबर बताइए भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए में से कौन सा है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कच्चा तेल का मतलब क्रूड ऑयल होता है, और राजस्थान भाई साहब हम सभी लोग क्रूड ऑयल को जब भी पढ़ते हैं, जब भी क्रूड ऑयल को पढ़ेंगे, क्रूड ऑयल आप सभी लोग याद रखना राजस्थान जो है वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का एक तरीके से उत्पादक है। अब आपसे कहेगा हमारे यहाँ कच्चा तेल आप जानते हैं बैरल में खरीद कर लाया जाता है, 159 लीटर का साथियों ध्यान रखना एक तरीके से एक बैरल होता है, एक बैरल होता है। हमने एक दिन आपको समझाया भी था, लगभग 40-45 रुपए प्रति लीटर एक तरीके से पड़ता है, लेकिन क्या कहें भाई महंगा है। वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय रेखा आपको लाई करती दिखेगी। साथियों ध्यान रखना ये हमारा भारत आपको पता है पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, यहां पर पड़ता है, तो याद रखना 82 डिग्री, साथियों ध्यान रखना 82.5 डिग्री आपको लगभग मिल जाएगा। 82 डिग्री आप सभी लोग जानते हैं 1 से ही 2 पूर्वी देशांतर आपको मिलेगा, लेकिन ये याद रखना
ओ हो 81 कैसे हो जाएगा, 84 83 नहीं, सिर्फ 82 डिग्री। साथियों ध्यान रखना 82 डिग्री 30 मिनट इसी को कह देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट। ध्यान रखना ये पूर्वी देशांतर, इसमें 5 राज्य आपको मिलेंगे। साथियों जानते हैं आप सभी लोग 5 राज्यों से गुजरती है। क्लियर है, सबसे पहले यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य आप नोट करेंगे। 87 नंबर बताइए, काकारा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन इनमें से कहां पर पड़ता है। आप सभी लोग बस एक चीज मुझे बताइए, क्या आपने कभी काकारा के बारे में सुना है। गुरुजी काकरा के बारे में आज पहली बार हमको मिल रहा है। साथियों ये काकरा जो है, ये साथियों एक तरीके से ले जो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल क्षेत्र खोजा गया था ना, लोथल जहां से धान के साक्ष्य मिले थे, वही क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखना कोकारा क्षेत्र। ये भारत के साथियों ध्यान रखना गुजरात राज्य में पड़ता है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, देखो चुटकियों में सवाल को ढेर कर दिया तुमने। अगला सवाल देखिए 88 नंबर, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इनमें से जो मणिपुर में है। पुलिकट झील ये तो होगी नहीं भाई साहब। माइकाइजो झील, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है। अब देखो जरा, आपने कहा ये चिल्का झील, सबसे पहली बात तो ये मीठे पानी की या ताजे पानी की नहीं, ये खारे पानी की है। और दूसरी बात ये ओडिशा राज्य में पड़ती है। कहां पर पड़ती है गुरुजी, हमने पढ़ा है सर, ये हमने ओडिशा राज्य में लगा लिया है। क्लियर है, तो इसको तो आप हटा दीजिए। पुलिकट झील होगी नहीं, माकाडो होगी नहीं, लोकटक झील ही केवल होगी, क्योंकि इसको इतिहास में तैरती हुई झील भी कहा गया है। बताइए तैरती हुई झील किसको कहते हैं, तो इसी को तैरती हुई झील भी कहा गया है। तो ये आप नोट करके डाल लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 89 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है भारत में वस्तु और सेवा कर जिसको जीएसटी कहते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी। 1 जुलाई 2017 को की गई थी। लेकिन अगर अनुमोदन की बात आती है तो आप सभी लोग जानते हैं अनुमोदन में सबसे पहला राज्य जो है वो साथियों हमारा असम था, जिसने भाई साहब अनुमोदन दिया था असम ने। वो डेट आपसे पूछेगा कब दिया था, तो 12 अगस्त को। साथियों ध्यान रखना हम सभी लोग जानते हैं 2016 में। दूसरा राज्य जो है वो बिहार बना था, जिसने अनुमोदन दिया था 16 अगस्त को। साथियों अनुमोदन दिया था इसने। और तीसरा राज्य जो है वो हमको याद रखना है कौन सा मिला था, तो साथियों ध्यान रखना हमको साथियों बिहार से जुड़ा हुआ आपको याद रखना है भैया, झारखंड मिला था। तो झारखंड तीसरा राज्य है जिसने 17 अगस्त को क्या दिया था, अनुमोदन दिया था। ये आप नोट कर लेना, 2016 में ही अनुमोदन। जम्मू कश्मीर सबसे अंत में देता है। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आरबीआई जो है इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया है अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो हमारा साथियों मुंबई में है। और यह हेडक्वार्टर 1937 से साथियों आप सभी लोगों को दिखेगा। ऑक्सबोर्न स्मिथ पहले इसके गवर्नर थे साथियों। लेकिन आरबीआई जो है इसका अगर आपसे पूछे पहला हेडक्वार्टर कहां पर है, तो पहला हेडक्वार्टर ये कलकत्ता में जब स्थापित हुआ था तभी बनाया गया था। 91 बताइए किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि योजना शुरू की गई थी। हमारे भारत में सिंचित भूमि जो है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो यूपी में आप सभी लोग याद रखना सिंचित भूमि जो है वो क्या है, सर्वाधिक है। सिंचित लैंड जो है, भूमि जो है वो साथियों ध्यान रखना सर्वाधिक आपको मिलेगी, सर्वाधिक। लेकिन अगर प्रतिशत क्षेत्रफल, प्रतिशत भूमि में आप देखेंगे कि बताइए कितने प्रतिशत, लगभग 93% से ज्यादा भूमि जो है ये पंजाब राज्य जो है उसकी एक तरीके से क्या है मेरे दोस्त, आपको एक तरीके से सिंचित मिलेगी। जल्दी से बताइए। तो आप सभी लोग याद रखना हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो शुरू की गई, वो कृषि और सिंचाई को एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने और इसका साथियों एक तरीके से विकास करने के उद्देश्य से शुरू की गई। आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, हमारे मामा शिवराज जी। बताइए भारत का पहला चुनाव आयुक्त, तो आप सभी लोग जानते हैं हमने सुकुमार सेन को पढ़ाया था। हमारे भारत में चुनाव आयोग जो है ये 25 जनवरी को बनाया गया था, जिस दिन हमारे देश में साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक तरीके से मनाते हैं। चुनाव आयोग का काम क्या होता है भाई साहब, क्या करता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, केंद्र सरकार के 6 चुनाव केंद्र के कराता है, ये सारे काम है। बताइए दक्षिण भारत का सर्वप्रथम और देश का 8वां न्यायालय जिसे ई कोर्ट भुगतान सुविधा के रूप में एक तरीके से हम पढ़ते हैं। देखो ई कोर्ट शुरू करने का मतलब ऑनलाइन कोर्ट, आप सभी लोगों ने सुना होगा हमारे यहाँ ऑनलाइन एक तरीके से क्या शुरू की गई है, ध्यान रखना कोर्ट शुरू की गई है। ऑनलाइन कोर्ट जो है वो एक तरीके से साथियों क्या की गई है, शुरू की गई है। आप जानते हैं हमारे भारत में साथियों तीसरा हाई कोर्ट था जिसको स्थापित किया गया था मद्रास में। यह मद्रास हाई कोर्ट जो है ये 1862 में एक तरीके से बनाया गया था। हमारे भारत के 3 सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में इसका नाम आता है, क्योंकि 1862 में ही हमारा साथियों ध्यान रखना एक तरीके से बॉम्बे, और 1862 में सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये पहला हाई कोर्ट था, ध्यान रखना।
इसी को प्रथम हाई कोर्ट कहते हैं, नोट करके डाल लेना। अगला 93 के बाद 94 नंबर सवाल देखिए, कह रहा भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह अनुच्छेद 60 में दिया गया है कि भैया हमारे यहाँ जो भी राष्ट्रपति होगा उसको हमारे देश का जो सीजीआई होगा वही शपथ दिलाएगा। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही साथियों क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, ध्यान रखना, एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। अगला सवाल 95 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? एक बच्चा इसे जमुआई ले रहा है, थप्पड़ पड़ेगा अभी जमुआई आई तो है। एक होमगार्ड की नौकरी है जो सरलता से थोड़ा मिल सकती है, उसमें भी तुम एक तरीके से भाग एक जो है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, राज्य से संबंधित है, आप सभी लोगों को याद होगा। साथियों हमारे यहाँ भाग 2 जो है ये नागरिकता के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। तो नागरिकता के बारे में तो पूछा नहीं है, तो ये दोनों तो हट गए। भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तक, तो डीपीएसपी के बारे में बताते हैं। अब बचा भाग 3, क्योंकि भारतीय संविधान में इनमें से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार को साथियों ध्यान रखना बताया गया है? तो ये भाग 3 में ही गोपनीयता के अधिकार के बारे में बताया गया है। याद रहेगा, क्लियर है? ये आप सभी लोग याद रखना। गोपनीयता का मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी, ध्यान रखना, ये आप सभी लोग नोट करेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने से उसकी क्या बढ़ जाएगी, या मतलब क्या हो जाएगा? आधन धन्यता जो है वो तन्यता, या साथियों धनात्मकता या चालकता। अब देखो जैसे एक पतला तार है इतना बड़ा, साथियों ध्यान रखना, इसको खींच करके क्या किया गया मेरे दोस्त? पतला कर दिया गया। अब पतला किया गया तो ऐसे एकदम डोरी जैसा आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? डोरी जैसा दिखेगा, ध्यान रखना, डोरी जैसा दिखेगा। अब आप सभी लोग मुझे बताइए इसमें होगा क्या, परिवर्तन क्या होगा? एक धातु का पतला तार है, उसे खींचे जाने की क्षमता जो है वो साथियों एक तरीके से क्या हो जाती है? वो कहलाई जाती है, जैसे कहा ना तुमने खींच दिया, तुमने तान दिया, तो याद रखना इसी कहते तन्यता। तन्यता का मतलब होता है साथियों ध्यान रखना डक्टिलिटी, ध्यान रखना, मतलब एक तरीके से तुमने उसको तान दिया है। नेत्र की अनुकूलन क्षमता सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, या विकार इनमें से क्या कहलाता है? देखो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की तो ठीक दिखती है, ध्यान रखना, निकट वाली बिल्कुल सही, लेकिन दूर वाली भाई साहब एकदम खराब हो जाती है। दूर दृष्टि में यही दिक्कत आती है, दूर की दिखती है लेकिन निकट की साथियों एक तरीके से नहीं दिखती। जब निकट की समस्या हो तो अवतल दर्पण को लगाओ, जब दूर की समस्या हो तो उत्तल दर्पण को लगाओ। हमारे यहाँ साथियों ध्यान रखना, जब दोनों ही प्रकार के दोष आ जाए, मतलब आंखों में ना नजदीक का दिखे ना दूर का दिखे, क्योंकि ये तब होता है जब साथियों ध्यान रखना ना नजदीक का दिखे ना दूर का दिखे। तो नजदीक जो है और दूर दोनों की समस्या जब आ जाए तो साथियों ध्यान रखना, नजदीक और प्लस दूर दोनों की जब समस्या आ जाए तो इसी कहते हैं जरा दृष्टि दोष, ये आपको नोट रहेगा। 98 नंबर सवाल देखिए, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है? करंट अफेयर्स जिसकी मजबूत है वही सबसे बढ़िया तरीके से आज के समय में सिपाही है। करंट अफेयर्स में आप सभी लोग जब देखेंगे तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यह अभ्यास सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि हम पाकिस्तान को एक तरीके से एक कंट्रोलिंग पावर के रूप में इस्तेमाल कर पाए, मतलब पाकिस्तान को क्या कर सके, पाकिस्तान को साथ ध्यान रखना, पाकिस्तान को क्या कर सके, एक तरीके से रणनीतिक रूप से कमजोर कर सके, मतलब रणनीतिक तौर पर क्या कर सके, कमजोर कर सके। हालांकि जब भारत और पाकिस्तान में किसी एक का चुनाव करना होता है तो ये जो मिस्र है ना, जिसको हम सभी लोग इजिप्ट कहते हैं, ये सभी को याद है पाकिस्तान का ज्यादा पक्ष लेता है, भारत का कम लेता है, लेकिन भारत ने इसके साथ ही आयोजित करके दिखाया है पाकिस्तान को। मतलब फिलहाल ये समझ लीजिए कि भारत का ये सपोर्ट नहीं करता है ज्यादा। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर साथियों नहीं लगाया जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं आयकर के नए नियम जो है वो आप सभी लोगों को याद रखना है, नए नियम, क्योंकि आयकर जो है ये केंद्र सरकार का डायरेक्ट टैक्स है, आप सभी ने पढ़ा है। आयकर जो है ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स आता है, डायरेक्ट, जिस पर लगाया जाएगा उसी से साथियों एक तरीके से वसूला जाएगा। नई कर नीति के तहत जिस व्यक्ति की साथियों साल में 12 लाख रुपए आय है उसको एक तरीके से आयकर के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। तो याद रखना 12 लाख तक के एक तरीके से व्यक्ति, इससे कम होगा तो भाई साहब देना, मतलब नहीं देना है, और ज्यादा हुआ देना पड़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2000 साथियों ध्यान रखना 25, इसके अनुसार ये आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय साथियों एक तरीके से प्रस्तुत कराता है। इसके लिए वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर जो है
वो अभी हाल ही में देखो, पहले 6.3 एक तरीके से दर्ज की गई थी, लेकिन 2000 साथियों 25-26 के लिए अभी जो दर्ज की गई वो 6.4 दर्ज की गई, जिससे पता चल सके कि देश का विकास इतना होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यदि 100 रुपए हैं तो अगले साल 100, साथियों ध्यान रखना, 6.4 रुपए हो जाएंगे। कुल मिलाकर जैसे 1000 थे तो भैया वही 1064 हो जाएंगे, 10,000 थे तो ये समझ लेना 10,640 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 6.4% की वृद्धि हुई है, ये आप सभी लोग नोट कर लेना। क्लियर है? बाकी आज की क्लास में आप सभी लोगों को हमने खूब मेहनत करके पढ़ाया। 100 में कितने सवाल बने हैं ये आप जरूर हमें बताइएगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने हमारे होमगार्ड के इस बैच को 41,424 पदों के लिए ले रखा है, भैया याद रखना, पढ़ने के बाद जो टॉपिक पढ़ के आए होंगे उनमें से एक भी सवाल नहीं फंसा होगा। समझ में आया? मतलब ऐसा एक भी सवाल का मतलब ना फंसने का मतलब आपको ऐसा होगा नहीं कि जो टॉपिक पढ़ा हो उससे कोई सवाल आपको रुक रहा हो, सब आ रहे होंगे। मतलब 101% आपको सवाल क्लियर होंगे। यह अंतिम प्रयास बैच है ही इसी वजह से फेमस। मात्र 99 रुपए में है। ध्यान रखना, फ्लो चार्ट में किताबें हैं, पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हैं, थ्योरी नोट्स हैं पूरे। साथियों ध्यान रखना, कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक की क्लासेज हैं, रोज 6-7 घंटे आपको क्लासेस मिलेंगी। 1 दिसंबर से क्लासेस चालू हो गई हैं, 14 दिसंबर रात 12 बजे तक इसका ऑफर का आखिरी डे है। ये हमारा कॉलिंग नंबर 7065060600, और इसके बाद ये हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर है 8076089787। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद में आपको कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर क्लियर करिएगा, बताइएगा, पूछिएगा। ये हमारी जीके जीएस की किताब है जो आप सभी लोगों को फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी है। साथियों आप सभी लोग याद रखना। क्लियर है? इसे आप ले लीजिएगा, थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा चाहता है कि नहीं अपने पास होमगार्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक किताब हो तो उसके लिए बेस्ट एक तरीके से रहेगी। 199 रुपए में है। साथियों ऑफर केवल 20,000 बच्चों तक के लिए है। 14 दिसंबर रात 12 बजे तक ये आपको मिल जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको 100 सवाल कराए, देखो ये तो मजाक की बात नहीं है, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। 100 में यदि आपके साथियों 75 प्लस सवाल नहीं बन रहे हैं, यकीन मानिए कंपटीशन का जो दौर है वैसे है तो यही कि लगभग 25 पद पर, ध्यान रखना 25 साथियों ध्यान रखना, एक तरीके से स्टूडेंट होंगे एक पोस्ट के लिए, लगभग अनुमान ये अभी कहता है, क्योंकि अभी डेट तो है ना 17 तारीख तक, मतलब आप जानते हैं। अब आप लास्ट ही मानो आज ही कल आपको बस है, फिर साइट बहुत बिजी हो जाती है तो पहले भर दो। साथियों ध्यान रखना, यदि 75 प्लस नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब अभी आप कमजोर हैं, और आप में से जिसके भी 75 प्लस बने हो जरूर बताइएगा। और अगर आपके नंबर साथियों 50-55 के करीब बन रहे हैं तो यकीन मानिए इसमें आप 20 से 30 नंबर बढ़ा सकते हैं, और वो तब जब आप साथियों जीके जीएस पर फोकस कर ले। यदि आपने 30 नंबर बढ़ा दिए, 50 से 30 80 हो गया, या 55 से 30 85 हो गया, यकीन मानिए कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। समझ में आया? और यही बस समझना है, ये खाई आपको पाटनी है और ये आपको करना है, मुझे सिर्फ रास्ता बताना आता है। एक होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं, बताइएगा आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बाकी आपको अगली क्लास में इसका उत्तर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ और साथ में एग्जामपुर मेन चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अंकित सर एग्जामपुर है, 3000 करीब बच्चे हैं उसमें, आपको मिल जाएगी उसमें पीडीएफ। ध्यान रखिएगा, जनवरी 2025 में उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल है। खेल की थीम का विषय क्या रहा? राष्ट्रीय खेल आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में हर साल आयोजित किए जाते हैं, जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। सुबह 7 बजे विवेक सर करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके की रेगुलर क्लास लेते हैं, तो कृपा करके आप वो जरूर लिया करिए, क्योंकि स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स ये दोनों आपके एग्जाम में काफी अच्छा रोल प्ले करेंगे, तो सफलता के लिए आपको बहुत जरूरी रहेंगे। शाम को 5 बजे और 6 बजे मैं जीके जीएस की क्लास लेता हूं टॉपिक वाइज। कल आधुनिक भारत की क्लास है 6 बजे शाम को, तो उसमें भी जरूर जुड़िएगा, मजा आ जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।